Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss the next topic बोल सकते हो, चैप्टर बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो। और जो टॉपिक है वो है एक्सरेज। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, हेडिंग तो कम से कम डाल लेता हूँ। ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर का ही पार्ट है जो आपका चल रहा है, एक्सरेज। ठीक है, ओके, मैंने हेडिंग डाल दी है। नाउ अब आपसे कुछ बातें करता हूं। सबसे पहले बोलो, प्यारी प्यारी बातें करना सब लोगों को पसंद है, तो क्या अच्छी अच्छी बातें करें हम लोग। ओके, तो अच्छी अच्छी बातें भैया कहाँ से लाऊं मैं तो कैसे लाऊं अच्छी अच्छी बातें। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन के साथ में चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने एक्सरे को देखा है? एक्सरे देखा है कि नहीं देखा है? एक्सरे देखी है? क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा सर, क्या बोलना चाहते हो? अरे हम लोगों ने देखा है ना एक्सरे, कि नहीं देखा है? हड्डी टूट जाती है, देखा है कि नहीं देखा है? अरे एक्सरे की बात चल रही है, बताओ देखा है कि नहीं देखा है एक्सरे? ऐसे नहीं समझ में आया। मैं सिंपल सी बात करता हूं, क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं। हैव यू एवर सीन एक्सरे? हैव यू एवर सीन एक्सरे? चलो, अब तो सब लोगों ने आंसर दे दिया होगा, अपने मन में ही आंसर रखना, अभी आंसर को बाहर नहीं निकालते हैं। अब कई लोगों का आंसर आया होगा यस आई हैव सीन, यस मैंने देखा है। कई लोगों ने बोला होगा नो आई हैवंट, मैंने नहीं देखा। सर मेरी कभी जिंदगी में हड्डी टूटी नहीं, कभी फ्रैक्चर हुआ नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ी नहीं, तो मैंने नहीं देखा। तो बात करते हैं। चलो, अब यही सेम क्वेश्चन अभी आप लोग मुझसे भी पूछो, सर आपने देखा क्या? तो मैं बोलूंगा नो आई हैव नेवर सीन, मैंने नहीं देखा। तो अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने देख लिया है? देखने वाले हैं क्या? तादाद बहुत है कि कम है? थोड़ी बहुत तादाद है, बहुत लोग दिख रहे हैं जिन्होंने एक्सरे देखा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर हु हैव सीन एक्सरेज। सो अब मैं आपको बता दूं, अब आपकी जो मन में जो ख्याल आ रहे थे, सर इतना धीरे धीरे से बातें कर रहे हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं, क्या लॉजिक है आज, क्या सर का मूड बदला बदला लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट मैं आप लोगों की फिरकी ले रहा था। अब मैं आपको बता दूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपने एक्सरेज नहीं देखी हैं। यू हैव नॉट सीन एक्सरेज बट यू हैव सीन द एक्सरे रिपोर्ट। आप लोगों ने वो रिपोर्ट देखी है भैया, एक्सरे नहीं देखी है। आपने कभी एक्सरे वाले कमरे में गए एक्सरे निकलवाने? तो क्या होता है, वो टेबल पे लिटा देते हैं, जैसे अभी अब अलग अलग उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। जो नॉर्मली जो क्या बोलते हैं, एक अंधेरा सा कमरा होता है, उसमें कहीं तो कॉर्नर में एक कंप्यूटर लगा रहता है, कुछ एक मशीन सी होती है, उस पर बोल जाते हैं बेटा लेट जाओ, खड़े हो जाओ, जो भी जैसी भी प्रोसेस होती रही होगी, और वहाँ से कुछ तो भी रेज आती हैं। वो रेज आपने कभी देखी हैं? वो रेज आपने नहीं देखी हैं। बेसिकली उसके बाद में जो रिपोर्ट जनरेट होके आती है, वो रिपोर्ट आप लोगों ने देखा हुआ होगा। क्लियर है? तो नो आई हैव नॉट सीन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओ माय गॉड, चैप्टर की शुरुआत एक बेसिक से क्वेश्चन के साथ में। ओके, कोई बात नहीं। अब देखो, हम लोगों को ये एक्सरे पढ़नी है, एक्सरेज को क्या करना है, पढ़ना है। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर जब दिखाई नहीं दे रही तो पढ़ेंगे क्यों? तो मैं बोलूंगा यार, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिखाई देती, पढ़ते तो उनको भी है हम लोगों ने। अब आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाली जो बात है, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपने थोड़ी ना होते हुए देखा है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? तो ऐसे ही हम लोगों को इसको भी पढ़ना है। अच्छा, अब मैंने आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की जो बात करी, तो एक बार मैं रिकॉल करवाना चाहूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या है आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? बताओ जरा, पहले फटाफट से बताओ, जल्दी 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 बोलो, क्या होता है आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? सर जी, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा होता था कि हमारे पास में एक मेटल की सरफेस हुआ करती थी। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, एक मेटल की सरफेस हुआ करती थी, फिर उस पर हमारे पास में एक फोटोन या मैं बोलूं लाइट आके गिरती थी, और वो जो लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मैं लाइट लिखूं या फोटोन लिखूं, क्योंकि आपको मालूम है फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट। फोटोन जो है वो लाइट का ही पार्टिकल है। कैरेक्टरिस्टिक्स बुकलेट के अंदर में दिए हुए हैं, आपको याद होने चाहिए। विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ओके, तो ये जो लाइट है इट शुड बी ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी हम लोग बोल सकते हैं, और ये जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी है ये कौन सी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, बराबर है। अब जब ये आके गिरा तो इस मेटल के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा, मेटल के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा, और ये वर्क फंक्शन होगा h न्यू नॉट, या फिर आप बोल सकते हैं hc अपॉन लैम्बडा नॉट। दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इफ यदि मैं ऐसा बोलूं, गाड़ी नहीं अटकी है, मैं खुद ही बोल रहा हूं, न्यू या लैम्बडा, मैंने मान के चला इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है या वेवलेंथ लैम्बडा है, तो यदि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए भाई, कि भैया इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, या सर जी लैम्बडा इज लेस देन लैम्बडा नॉट, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो जाए एक ही बात है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सिंस न्यू इज इक्वल्स टू होता है c अपॉन लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये कंडीशन यहां पर बन के आती है। सर जी आप ये कंडीशन क्यों बता रहे हैं, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, मैं जानता हूं भैया जानते हो ये वाली बात, बस मैं जैसे एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है, यदि ऐसा होता है तो इस लाइट के कारण इस मेटल से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को आप बोलते हो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है कि नहीं। क्या आप इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, बिल्कुल सही बात है सर जी, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बोला ठीक है, तो इस बेसिस पर आपके पास में क्या बोलते, जब ये फोटोन निकले हैं तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ में निकलेगी, और ये जो होती है ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर E माइनस का वर्क फंक्शन, जैसा चाहे वैसे आप इसको घुमाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं इसे लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर hc अपॉन लैम्बडा माइनस hc अपॉन लैम्बडा नॉट, सही बात है। दूसरी बात यह है यहां पर कि ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसके भी दो तीन फॉर्मूले होते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैन बी हाफ mv², where m is the mass of electron and v is the speed by which this electron is moving, या फिर हम लोग इसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए एक और फॉर्मूला हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं जो होता है E इंटू वीएस। तो जो भी फॉर्मूला बने, जैसा भी बने, इसके बेसिस पर हमारे पास में इतने सारे फॉर्मूलेज बनते चले जाते हैं जिनका उपयोग हम लोग समय समय पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो भैया ये तो रहा आपका क्या, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का एक बार रिवीजन, एकदम स्मॉल रिवीजन। मैं बोला सही, ये बात तो सही है सर जी, ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का रिवीजन था, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ये रिवीजन क्यों करवाया गया था। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक बार इस आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर से ध्यान से ध्यान से इसके बारे में सोचिए। क्या हो रहा था वहां पर, लाइट आकर गिरी थी, मतलब फोटॉन्स आकर गिरे थे, और मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे। क्या ऐसा ही हुआ, यस और नो, मेरे जवाब का आंसर दीजिए। तो आपने बोला सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब जो हम लोग एक्सरेज पढ़ रहे हैं, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्सरेज इनका जो नाम रखा गया ना एक्स, तो आप लोगों को मालूम होगा जैसे जूनियर क्लासेस में आप जब मैथ्स के छोटे छोटे सवाल किया करते थे वहां पर लिखा होता था जो अननोन होते उसे हम लोग एक्स मान लेते, मालूम है। तो ऐसा ही इनके साथ में भी हुआ जब ये, और आपको ये बात तो मालूम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट हर खोज अचानक से हो जाती है, बराबर है कि नहीं। कोई भी डिस्कवरी की बात करो, कोई भी इन्वेंशन की बात करो, सब कुछ अचानक से हो जाता है, पता नहीं होता है। बना तो रहे होते हैं लस्सी लेकिन बन जाती है छाछ, ये कहानी होती है। मोस्ट ऑफ दी इन्वेंशंस के साथ में ऐसा ही हुआ है। करने गए थे कुछ और, जाना था लंदन पहुंच गए यूके, नहीं एक ही बात हो गई, तो जाना था लंदन पहुंच गए न्यूयॉर्क, ऐसी वाली कहानी होती है। बोले सर ये कहानी से हमें क्या लेना देना, तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा ये कहानी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही मैं बता रहा हूं यहां पर कि एक्स रेज इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शुरुआत में इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, देवर अननोन, बिल्कुल अननोन थी, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ मालूम नहीं था।
तो अननोन रेज कहना ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो उन्होंने उनको नाम दे दिया एक्स। एक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट? अननोन। तो यहां पर उन्होंने इनको नाम दे दिया एक्स रेज। और ये एक्सरे जो प्रोड्यूस हुई थी, ये प्रोड्यूस हुई थी कूलिज करके एक साइंटिस्ट है, उनकी ट्यूब के अंदर में, बराबर है। तो वो ट्यूब उनकी नहीं थी, वो उस ट्यूब पर वैसी एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का मतलब है जिसके अंदर में वैक्यूम भरा हुआ था। अब वैक्यूम भरेंगे क्या? वैक्यूम नहीं भरेंगे। हम लोगों ने क्या किया, उसमें से सारे एयर मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया और वो वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो उस वैक्यूम के अंदर में कुछ तो भी सेटअप लगाया गया था और उस सेटअप की चर्चा हम लोगों को अभी यहां पर करनी है, ठीक है। हो सकता है, देखो मैं कुल मिला के आपसे ये कहना चाहूंगा, आज का लेक्चर हो सकता है 1 घंटा चले, हो सकता है 1.5 घंटा चले, हो सकता है 2 घंटा चले, जितना चलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कुल मिला के इतना चाहता हूं कि आज के आज में हम लोग एक्सरेज को खत्म करेंगे। कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि अभी तो मेरी एनर्जी ज्यादा है, तो मैं अभी तो ऐसा बोल सकता हूं। हाँ, यदि 45 मिनट्स के आसपास में यदि मुझे कहीं लगने लगा कि नहीं यार थोड़ा थकावट सी लग रही है तो मैं स्टॉप कर दूंगा और अगले लेक्चर में ले लूंगा। तो वो टेंशन को आपको नहीं लेना है। तो हम लोग तो चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे बस, और चर्चा जारी रहेगी। तो भैया आप देखो क्या है ना, इसका पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? एक्सपेरिमेंटल सेटअप आखिर है कैसा, ठीक है। सो सेटअप को निकालता हूं मैं आपके लिए। हाँ तो भाई, तो ये आ गया यहां पर आपके सामने डायग्राम, क्लियर है। सो डायग्राम जब आ रहा है तो अब इस डायग्राम को यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। देखो ये सेम डायग्राम आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, बताओ फटाफट से बताओ, फटाफट आंसर दो, कहां पर मिलेगा ये डायग्राम? तो ये आपको मिलेगा आपकी बुकलेट के अंदर में। मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, ओके। ये जो पूरा सेटअप है जो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर में रखा हुआ है, देखो आप चाहें तो आप अब मैं एक्चुअली क्या ना आपसे पहले बोलना ही चाहूंगा कि एक काम कीजिएगा आप, हालांकि 10-11 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं लेक्चर के अंदर में, कोई बात नहीं है, आप यहां पर भी रोक सकते हैं और एक काम कर सकते हैं। वो क्या करना है आपको कि जो आपको नोट्स मिले हैं, बुकलेट जो मिली हुई है, उसको एक बार बुकलेट के अंदर में ये जो टॉपिक है उसको पूरा पढ़ना है और उसे पढ़ के इस सेम डायग्राम के ऊपर आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो जो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं उन चीजों को जरा ध्यान रखिए। क्या हो रहा है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर में, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर में ये पूरा सेटअप लगा हुआ है और उस सेटअप के अंदर में भी यहां पर एक जगह लेड का चेंबर है। पता है क्यों है ये ऐसा? क्योंकि लेड का चेंबर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लेड जो है दैट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्स रेज। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, लेड इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरेज, मतलब उस पर यदि एक्सरेज पड़ती हैं तो वो उन्हें क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये शील्ड के जैसे काम कर सकता है, ठीक है, ओके। दूसरी बात, यहां पर देखिए इस बैटरी को जरा ध्यान से देखिए। ये बैटरी में बड़ा डंडा जो होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, या मैं बोलूं पॉजिटिव बोलना गलत बात है, जनरली जो आप जूनियर क्लासेस में सीखते हो तो बड़ा डंडा पॉजिटिव और छोटा डंडा नेगेटिव, ऐसा सीखते हो कि नहीं सीखते हो? बिल्कुल सही बात है। In reality, we say that it is your higher potential. ये क्या है आपका हायर पोटेंशियल साइड है, और ये जो नेगेटिव वाला जो छोटा डंडा है उसे हम लोग बोलेंगे लोअर पोटेंशियल साइड। कौन सी पोटेंशियल साइड? लोअर पोटेंशियल साइड, LPS है। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, अब फिजिक्स के अंदर में आप क्या बोलेंगे? जहां पर देखो केमिस्ट्री के अंदर में कैथोड और एनोड अलग चीजें होती है, वहां पर आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर आपको पता लगाना होता है कि भैया ये कैथोड है कि एनोड है। यहां पर फिजिक्स में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि यहां पर क्लियर है भैया, फंडा क्लियर है। यहां पर क्या फंडा क्लियर है कि जो पॉजिटिव वाला है उसे आप एनोड बोल दीजिए, जो नेगेटिव वाला है उसे आप कैथोड बोल दीजिए। मतलब जो साइड इस पॉजिटिव वाली पोटेंशियल से जुड़ी है तो देखो यहां पर लिखा हुआ है एनोड, ठीक है, और जो नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ी है तो ये वाली साइड यहां पर लिख दी है कैथोड। मैंने बोला ठीक है भैया, कैथोड लिख दिया। अब कैथोड एनोड हो गए और यहां पर देखिए इस शेप में ये है यहां पर आपका T फॉर टारगेट। T फॉर क्या है आपके पास में? टारगेट है। मैंने बोला ठीक है, ये एनोड की साइड हो गई, बीच में खाली जगह है, बीच में देखो ये जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है ये सब पूरी खाली जगह है, और यहां पर एक फिलामेंट लग रहा है। देखो ये जो ऐसे गोल गोल घूम रहा है ये है आपका फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट है जो बेसिकली टंगस्टन का होता है, बराबर है। ये फिलामेंट जो है वो किसका है? टंगस्टन का। क्लियर है? एम आई राइट? W स्टैंड्स फॉर टंगस्टन ना? ओके। नाउ
अब इस फिलामेंट के ऊपर में बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करी रहती है। क्या की रहती है? बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड की इस पर करी हुई होती है कोटिंग, जिससे एक्चुअली एक सेकेंड, मैंने वैलेंसी गलत कर दी है ना। ओके, CaO BaO, हाँ बेरियम ऑक्साइड, तो बेरियम ऑक्साइड BaO मैंने लिख दिया। अरे भैया बेरियम देखो +2 वाली लाइन में आता है, ऑक्सीजन -2 +2 -2 कैंसिल आउट कर देंगे तो BaO ही लिखा जाएगा, बराबर है ना। तो बेरियम ऑक्साइड की इस पे कोटिंग करी रहती है। बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करने से क्या होता है कि इसके कारण भैया यहां से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालता है। मतलब ये जो दिखा रहे हैं हम लोगों को यहां पर ऐसे एरो में, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एमिटेड बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद सम पोटेंशियल। तो भैया देखो क्या है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे कनेक्टेड है। तो नेगेटिव पोटेंशियल पे जब ये कनेक्टेड है तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ये बैटरी का पोटेंशियल है, यहां से नेगेटिव, यहां पर ये नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है। मतलब ऐसा आप मानिए कि भैया यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो यहां पहुंच रहे हैं, जो इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसके कारण यहां से ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जब ये बाहर फेंकाए जा रहे हैं तो भैया देखो बाहर ऐसा तो नहीं है कि ऐसे बाहर आया तो वो तो नीचे गिर जाएगा, बराबर है। तो सोचो इनको काफी रफ्तार होनी चाहिए। अब यदि इनको रफ्तार चाहिए तो ज्यादा रफ्तार के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको एक्सेलरेट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। अब ये जो एक्सेलरेट किया जाता है वो भी इसी पोटेंशियल के कारण ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट होते हैं। क्योंकि आप जानते हो भैया यदि इसको यहां से यहां तक पहुंचना है तो इसको चाहिए एनर्जी। इसको क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी जो होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, जो एनर्जी लिखी जाती है U बराबर यू कैन से Q इंटू V. If Q is the charge and V is the applied potential difference across that charge, then that charge gets accelerated. तो वो चार्ज क्या हो जाता है? एक्सेलरेटेड हो जाता है। और एक्सेलरेट होने के कारण वो अब कैसे होता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी उदाहरण बताता हूं। क्या, जैसे आप क्या कीजिए, टेबल रखिए, आप क्या कीजिए, टेबल रखिए, टेबल पे एक सिक्का रखिए, उसे हल्का सा मारिए एकदम टुचुक, तो क्या होगा कि वो टेबल से थोड़ा सा, मतलब एकदम ज्यादा दूर जाके नहीं गिरेगा, वो बहुत ही पास गिरेगा, बराबर है। अब उसको कस के टुचुक कीजिए, कस के टिचकी मारिए, कस के टिचकी मारोगे तो वो और दूर जाएगा, और ताकत लगाएंगे तो वो और ज्यादा दूर जाएगा। अब इसका बेसिक मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड दिस। इसका बेसिक सा अर्थ जो यदि आप निकालते हैं यहां पर, तो अर्थ इतना निकलता है कि यदि आपने ज्यादा जोर की टिचकी मारी है तो इसका मतलब यह है कि यू हैव ट्रांसफर्ड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू दैट कॉइन। और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होने के कारण वो काफी दूर तक उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी है। वर्टिकल डिस्टेंस में तो कोई फंडा है ही नहीं, क्योंकि यदि वर्टिकली आप उसको ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी वो नीचे जाने ही वाला है। उसका रीजन ये है क्योंकि धरती उसे अपनी ओर खींच रही है। तो नीचे का तो कोई लफड़ा है ही नहीं, लफड़ा है सिर्फ आगे जाने वाला। और आगे वो तभी ज्यादा जाएगा जितना आप उसको एनर्जी ट्रांसफर करोगे। जितनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी उतना ही वो दूर ट्रैवल करेगा। क्या ये बात सही है? तो इसके लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जिसकी जो रेंज होती है वो लगभग 10 से 80 किलो वोल्ट के आसपास में रेंज यहां पर होती है। कितनी रेंज होती है? 10 to 80 किलो वोल्ट के आसपास। अब यहां पर तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनको हम लोगों ने ऐसे रखा, ये यहां से निकले। अब यहां पर देखिए मैंने टारगेट को बनाया है टेढ़ा। टारगेट को क्या बनाया है? टेढ़ा बनाया है। उसका रीजन क्या है कि भैया देखो ये 45 डिग्री पर एंगल भी दिया है। कितना? 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग क्या करते हैं, इस टारगेट को इंक्लाइन करके रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये इससे जाके टकराए तो यहां से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी वो कहीं और नहीं चले जाएं। तो यहां से जो प्रोड्यूस होंगी वो फिर सीधा नीचे की डायरेक्शन में एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, जो इस विंडो से बाहर निकलती हैं। तो यहां पर ये जो W लिखा है, दिस W स्टैंड्स फॉर विंडो और दिस फॉर टंगस्टन, ठीक है। तो भैया मैंने बोला यहां से ये एक्सरेज बाहर निकलती हैं, ऐसा कुछ यहां पर होता है। ओके, तो ये क्या बोलते हैं, इसकी कहानी तो आपको क्लियर हो गई कि भैया जो टारगेट है उसको हम लोगों ने 45 डिग्री पर इंक्लाइन करके रखा है। ओके, अब इसमें एक और बात करते हैं। देखो यहां पर लिखा है वाटर। ये वाटर क्यों
इसमें से फ्लो करवाया जाता है। देखो इस पाइप में से, इसमें से अंदर पानी जाता है और ये यहां से इसमें से बाहर निकल जाता है। उसका रीजन ये है कि भैया देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसके पास में है एनर्जी, उसके पास में है एनर्जी और काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है। अब इस एनर्जी के कारण ऐसा नहीं हो जाए कि आपका जो टारगेट है, जो टारगेट मेटल है, वही कहीं मेल्ट करने लग जाए। तो इसके कारण हम लोग यहां से इसको क्या करते हैं, ठंडा करते रखने के लिए पानी इसमें से फ्लो कराते हैं। अब दूसरी पॉइंट इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सॉरी थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है वो होता है रिगार्डिंग द टारगेट, टारगेट की प्रॉपर्टी। ये जो टारगेट सेलेक्ट किया जाता है वो ऐसा टारगेट होता है जिसका जो एटॉमिक वेट है वो ज्यादा होना चाहिए। सिंस हम लोगों ने इसमें पानी फ्लो करवाया जिससे ये ठंडा बना रहे, इसका मतलब ये कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो इसका ये है क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होना चाहिए। इवन दो मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों ने हाई सेलेक्ट किया है फिर भी हम लोग इसको ठंडा बनाए रखने, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ज्यादा एनर्जी मिल जाए और वो मेल्ट ही कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कंटिन्यूस में से पानी फ्लो कराए रखते हैं। और दूसरी बात है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए जिससे कि ये हीट को क्या कर दे, आगे ट्रांसफर कर दे, क्या कर दे, हीट को ट्रांसफर कर दे। तो ये पूरी कहानी है इस कंस्ट्रक्टिव डायग्राम के पीछे की। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उसको पूरे को पढ़िए जो आपके पास में दिया हुआ है। मैं देखो आपको मैं बताऊं ये सब कुछ अपना नोट्स के अंदर में है। ये अबे ठीक है, मिल गया। देखो ये वही है, सब कुछ है आपके पास में, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता रहा हूं, बस ये है कि मैंने आपको बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए एंड नथिंग। अब आगे देखो, अब आगे हम लोग बात करते हैं होता क्या है कि भैया जब ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलते हैं और इस टारगेट से टकराते हैं तो इसके कारण यहां से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बाहर आते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां से बाहर आते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास में होती है। कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास में होती है। सिंस मैंने आपको पहले भी एक बात बताई हुई है कि पहले इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं था लेकिन बाद में इनका नाम एक्सरेज दिया था। बाद में इनका नाम क्या दिया था? एक्सरेज। एंड दे आर नथिंग बट द हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स, दे आर नथिंग बट द हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स, दे आर नथिंग बट द हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स। अब जरा कहानी पे आइए वापस से, देखो क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जाके मेटल से टकराया और फोटोन प्रोड्यूस हुआ। अब मैंने आपको आज के लेक्चर की शुरुआत पे आ जाइए। आज के लेक्चर की शुरुआत मैंने करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिवीजन से। तो मैंने बोला था वहां पर एक हाईली एनर्जेटिक फोटोन आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और वो जब आके मेटल से टकराता है तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकले मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपका क्या हुआ, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। और एक्सरेज के अंदर में क्या हो रहा है, एक्सरेज के अंदर में एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी ऑफ फोटोन के अंदर में कन्वर्ट हो रही है। इससे आप क्लियरली कह सकते हैं कि भैया एक्सरे जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इनवर्स इफेक्ट है। एक्सरे के अंदर में क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इनवर्स इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके। अब बेसिकली क्या हो रही है, क्या हो रहा है यहां पर कि भैया जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सरेज। अब ये जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है तो एक्सरे में क्या है, मैंने बोला फोटॉन्स हैं। मैंने बोला ठीक है, यदि फोटॉन्स हैं तो इसका मतलब ये है कि भैया जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। अब यहां पर यदि मैं इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना चाहता हूं तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूंगा, तो भैया मैं उसको कंट्रोल करूंगा यहां पर जो फिलामेंट लगा हुआ है उसमें से फ्लो होने वाले करंट के थ्रू। मतलब मैं जितना ज्यादा करंट फ्लो करूंगा तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी इस फिलामेंट को मिलेगी और जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से बाहर निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी और यहां से निकलने के कारण यहां से ये नंबर ऑफ फोटॉन्स को यहां पर कंट्रोल करेंगे और उनकी एनर्जी को भी क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। सो दैट इज द वे टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। वैसे इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
1 सेकंड के अंदर में यूनिट एरिया पर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितनी एनर्जी पास हो रही है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, कंट्रोल करने का तरीका है कि भैया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा दिया जाए। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तब बढ़ेगी जब आप इसमें फिलामेंट में से फ्लो होने वाले करंट को बढ़ा दें, या इन अदर वर्ड हम लोग क्या कर दें कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर बढ़ा देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तब भी आपका करंट बढ़ने ही वाला है। वैसे ही अब देखो, जैसे ये एक्सरेज हैं, तो ये एक्सरेज क्या है, जैसे आपको मैंने बोला आप लोगों को एक्सरेज का यूज कहां पर होता है, आपकी हड्डी टूट जाती है तो फ्रैक्चर देखने के लिए होता है कि नहीं होता है, हड्डी कहां से टूटी है करके, होता है कि नहीं होता है, एक्सरे निकलवाते ही निकलवाते। तो आपने बोला सही बात है। तो यहां पर ऐसे ही, तो ये कितना किस चीज के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता, क्या हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं। तो कई लोग सोच रहे हैं सर तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस से दोनों चीजें चेंज हो रही है क्या, तो कई बार कैसे होता है कि हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस भले ही लो होने दो लेकिन करंट में इंक्रीज कर सकता हूं, ऐसा हो सकता है। यस, दैट डिपेंड्स ऑन द सोर्स, क्योंकि ओवरऑल पूरी कहानी एनर्जी की है, बराबर है, ओवरऑल पूरी कहानी एनर्जी के, पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखें और करंट सिर्फ बढ़ा दिया जाए तो आपकी क्या बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन यदि आप क्या बोलते हैं, यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो उससे पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी, किसकी, प्रोड्यूस होने वाली एक्सरेज की, प्रोड्यूस होने वाली एक्सरेज की। तो ये पेनिट्रेशन पावर से मेरे दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना हम लोग इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ लें। एक्सरेज की कुछ तो कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी, उनके बारे में भी हम लोगों को फिर चर्चा करना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, एक्सरेज की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। यहां पर कुछ चीजें अब आप देख लीजिए। पहले देखो यहां पर लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिलामेंट। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि ये बात सही है तो हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं और यहां पर देखिए कंट्रोल ऑफ क्वालिटी और पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरेज के बारे में लिखा हुआ है। तो यहां पर लिखा है क्वालिटी ऑफ एक्सरे या पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वेयरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। अब यहां पर हम लोगों को एक एक करते हुए प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। एक्सरे जो होती है, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि वो दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है मतलब दे आर इनविजिबल, एक्सरेज आर इनविजिबल। दूसरी बात जो है, अब आप लोग लहराते हुए, मैंने यहां पर डायग्राम जरूर बनाया कि यहां पर ये लहराती हुई निकल रही है, वो क्या है, वो दैट इज द वे टू रिप्रेजेंट रे, बट एक्सरेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक्सरे जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर ही होती है। बात समझ में आ रही है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि भैया एक्सरे जो होते हैं वो चार्ज लेस होते हैं, मतलब उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब सिंस इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होंगे, अपने सीधे पाथ पर चलती रहेंगी। लेकिन जब इनको किसी गैस से हम लोग पास कराते हैं, जब भी हम लोग इसको क्या करते हैं, किसी गैस से एक्सरेज को पास कराते हैं, तो भैया जब ये एक्सरे जा रहे हैं मतलब बेसिकली क्या जा रहे हैं, फोटोन जा रहे हैं, हाईली एनर्जेटिक फोटोन जा रहे हैं, मतलब वो गैस के मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, टक्कर करते हुए चलेंगे। और जब टक्कर करते हुए चलेंगे तो मतलब वो उनसे घिसेंगे, और घिसेंगे तो इसके कारण वो गैस को क्या कर देंगे, आयोनाइज कर देंगे, गैस को क्या कर देंगे, आयोनाइज कर देंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। ये 3-4 प्रॉपर्टी मैंने बताई। उसके अलावा और भी प्रॉपर्टी है कि भैया वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। वो उनकी प्रॉपर्टी है कि वो हैवी जो मेटल्स होते हैं उनमें से पास नहीं कर सकते, हड्डियों में से पास नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जो फ्लैश है, बॉडी फ्लैश जो होता है, मांस जिसे हम लोग बोलते हैं, स्किन है, इसमें से तो पास कर जाती है। इसी के कारण आप देखिए जब एक्सरे जब निकाला जाता है तो आपको बराबर हड्डियां वाइट 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 सब कुछ दिख रहा होता है, बाकी सब काला होता है, काले में बीच में सफेद हड्डियां दिख रही होती हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है, बराबर ना। ऐसा ही कुछ शेडो जैसा बनता है। वो मेनली वो शेडो जैसा जो बनता है वो क्या बनता है कि भैया यदि हड्डी में कहीं क्रैक है तो वहां से तो वो एक्सरेज पास कर जाएंगी, क्योंकि वो इतनी छोटी हैं कि एकदम छोटे से छोटे क्रैक में से भी वो क्या कर जाती हैं, पास कर जाती हैं। लेकिन जहां पर आपकी हड्डी होती है उसमें से वो पास नहीं कर पाती हैं, और पास नहीं कर पाती हैं तो उसकी वो पीछे क्या छोड़ती हैं, शैडो छोड़ती हैं। मतलब सिंपल सी बात बताऊं, जैसे मान के चलो ये मेरा हाथ है, मैंने यहां से लाइट डाली तो क्या होगा, मेरे हाथ का शैडो बन जाएगा और बाकी पीछे आगे पीछे साइड में से सब जगह लाइट निकल जाएगी। निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। और यदि ऐसा हो रहा है तो इसी से हम लोगों को एक्सरे मिलता है। अच्छा, इसमें खास बात और याद रखना, एक्सरेज आर नॉट एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से एक्सरेज
बाहर नहीं निकलती हैं। लेड इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरेज। अगेन प्रॉपर्टीज के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, और यहां पर एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद द वेवलेंथ रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम की रेंज। अच्छा, मैंने लेड इज द बेस्ट एब्जॉर्बर 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, तो 9 हो जाएंगी प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये छोटी मोटी चीजें यहां पर होते ही रहती हैं। अब मेनली देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सरे जो है वो हड्डियों में से पास नहीं होती हैं, बॉडी फ्लैश में से हो जाती हैं। तो इस बेसिस पर ये जो पेनिट्रेशन पावर है उसके बेसिस पर आपके पास में एक्सरेज दो तरह की होती हैं। एक होती है हार्ड एक्सरेज और दूसरी वाली होती हैं आपके पास में सॉफ्ट एक्सरेज। एक होती है हार्ड एक्सरेज और दूसरी होती है सॉफ्ट एक्सरेज। जो सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है और जो हार्ड एक्सरेज होती है उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। अब पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है हार्ड एक्सरेज की, इसका मतलब उनके पास में एनर्जी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, और यदि एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। देखो लिंक है, भले ये थियरी है, आप लोगों को लग रहा होगा रटना तो है, लेकिन उसको दिमाग में बैठाओ कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला, हार्ड एक्सरेज क्या है? हार्ड एक्सरेज ऐसी एक्सरेज हैं जिनकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज्यादा है, और जो सॉफ्ट एक्सरेज हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, कम है। बराबर है। अब पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है मतलब वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पा रही है। यदि ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पा रही है मतलब उनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब हार्ड एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा है। और यदि हार्ड एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हार्ड एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ कम होनी चाहिए। अब सॉफ्ट एक्सरेज की यदि मैं बात करूं, उनकी पेनिट्रेशन पावर कम है, इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कम पेनिट्रेट किया मतलब एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है मतलब वेवलेंथ ज्यादा है। सो दिस इज द हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज। अब यहां पर उनका डेटा दिया हुआ है। डेटा वैसे पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक बार आप नजर जरूर मार लेना भैया कि हार्ड एक्सरेज के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻19 हर्ट्ज के आसपास में होती है, 10⁻16 हर्ट्ज के आसपास में है। उनकी वेवलेंथ जो है वो कम है, 0.1 to 4 एंगस्ट्रॉम के बीच वाली जो एक्सरेज है वो हार्ड एक्सरेज के रेंज में आती है, और जो 4 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच वाली है वो उनको सॉफ्ट एक्सरेज के अंडर में कंसीडर करते हैं। क्लियर है? ये यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, पहले तो इतना बोलो। यहां तक की कहानी यदि आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो अभी हम लोगों को आगे बढ़ना है। ओके, कंटिन्यूअस और ये वाले एक्सरे पे आ रहे हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने बोर्ड पे आ जाते हैं वापस से। तो ये बोर्ड आ गया। बोर्ड पे जरा हम लोग फिर से चर्चा करते हैं भैया कि देखो अब यहां पर हम लोगों को जो बात करनी है वो है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ एक्सरेज के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? ओरिजिन ऑफ एक्सरेज। ध्यान से सुनते चलिए, एकदम बहुत आसान है बेटा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। क्या है कि अब देखो हम लोगों ने, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि आपका जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जो आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है जो फिलामेंट से बाहर निकला है, उसके पास में क्या है, कुछ तो भी एनर्जी है, और वो जाके सीधा आपका मेटल में टकरा रहा है। मेटल में टकरा रहा है तो मेटल के क्या होंगे? एटम्स होंगे। होंगे क्या नहीं होंगे? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, मेटल के यदि एटम्स होंगे तो उस मेटल के बीचों बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, जिसपे प्लस Ze चार्ज होगा, और उसके सराउंडिंग में क्या होंगे? ऑर्बिट्स होंगे। अच्छा, मैं एक ही ऑर्बिट क्यों नहीं बना रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने यहां पर आपको बोला हुआ है कि ये जो हम लोग यहां पर टारगेट पे मेटल सेलेक्ट करते हैं उसका जो एटॉमिक वेट है वो ज्यादा है, और यदि एटॉमिक वेट ज्यादा है उसका मतलब उसमें ये बहुत सारे क्या होंगे? ऑर्बिट्स होंगे। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। इन ऑर्बिट्स के अंदर में तो इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहे होंगे, वो भी सही बात है। उनकी स्पीड क्या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी? नहीं होगी, उनकी स्पीड कम रहती है। नाउ अब साथ में अब क्या हो रहा है कि देखो वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चक्कर लगा रहे हैं, उनसे हम लोगों को यहां पर कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को सिर्फ मेन मुद्दे की बात करनी है कि हुआ क्या कि जब ये इतने बड़े, जैसे मान के चलिए ये मेटल का टारगेट था, मैंने भी यहां पे एंगल गलत ले लिया, ऐसा था हमारे पास में, बराबर है, ये हमारे पास में मेटल का टारगेट था। अब इस टारगेट के अंदर में क्या बहुत सारे एटम्स नहीं हैं? बताओ, बहुत सारे एटम्स हैं या नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर जी, बहुत सारे, मतलब लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों में यहां पर एटम्स हैं। किसके एटम्स हैं? ये
these atoms belongs to that metal, that element, जो भी एलिमेंट हम लोगों ने यहां पर लिया है उसके क्या हैं, ये एटम्स हैं। अब जब यहां पर ऐसा हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन एक आया, तो भैया जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा तो इसके अंदर में बहुत सारे कोलिजन होंगे। अब मैंने तो बनाते समय इतना एकदम सिंपल सिंप्लीफाइड सा डायग्राम बना दिया, लेकिन वास्तविकता में क्या होगा, ये एटम्स के बीच में इतनी स्पेस होगी क्या, बिल्कुल स्पेस नहीं होगी, वो एकदम बहुत ही पास पास में होंगे, बहुत ही पास पास में होंगे। मतलब ये मान चलिए मैं इस क्या बोलते हैं, इस डायग्राम को मैं छोटा कर दूंगा तो एकदम छोटा करने पर जैसा दिखेगा वैसे इतने इसके अंदर में क्या होंगे, एटम्स बहुत ही पास पास में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, मतलब एक मान के चलिए, एक सिंपल सी बात करता हूं आप लोगों से कि एकदम हाईवे है, खाली रोड है और आपको एकदम से शूट कर दिया जाए, आपको शूट कर दिया जाए, मतलब आप पे गोली नहीं चलाई जा रही है, आपको ही गोली के, आपको तोप के अंदर, गोले के अंदर, गोले की जगह आपको भर दिया जाए और एकदम से फायर कर दिया, तो आप कैसे सब करके निकलोगे, निकलोगे नहीं निकलोगे, बिल्कुल निकलोगे। अच्छा, ये जानलेवा हो सकता है, ऐसा करना नहीं है, ठीक है, हम लोग तो बात कर रहे हैं सिर्फ सीधी सीधे जाएगा। अब यही हम लोग क्या करते हैं कि आप ऐसा मान लीजिए कि आप बहुत ही रफ्तार में भागते हुए आ रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ही रफ्तार में भागते हुए, खाली रोड है, तो आप क्या उसी रफ्तार से भागते रह सकते हैं, काफी देर तक भागते रह सकते हैं, बाद में थकेंगे वो अलग बात है, ठीक है, जब थकेंगे मतलब आप एनर्जी का लॉस कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब जरा सोचिए कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क है, ठीक है, मतलब ऐसे लोग रैंडमली खड़े हुए हैं वहां पे और एकदम से आप भागते हुए आए, तो क्या होगा, आपकी पहले से टक्कर होगी, दूसरे टक्कर होगी, तीसरे टक्कर होगी, कंटिन्यूस टक्कर ही टक्कर होंगी। जब इतनी सारी टक्करें होंगी तो क्या आप विरामावस्था में आ जाओगे, विल यू बी एट रेस्ट और नॉट, तो आप रेस्ट पर आ चुके होंगे, यस और नो। तो क्या ऐसा ही यहां पर भी होगा, बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या एक ही टक्कर में ये रेस्ट पे आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, मोस्टली वो एक टक्कर के अंदर में रेस्ट पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही छोटा है कंपेयर टू, देखो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एटम के कंपैरिजन में तो छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो वो सीधी सीधी तो कोलिजन होने से रही, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको क्या रखा है, इंक्लाइन रखा है। अब ये इंक्लाइन रखने का फायदा ये है कि भैया यहां पर आपका वो इलास्टिक कोलिजन वगैरह का फंडा होगा ही नहीं, इलास्टिक कोलिजन का फंडा नहीं होगा, मतलब कैसे कि यहां पर एक बॉडी है, यहां पर एक बॉडी है, ये बॉडी यदि रेस्ट पर है और ये बॉडी वी से चल रही है, ठीक है, यदि मान के चलो यहां पर कोलिजन हो जाता है तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, इस जगह पर ये वाला जो 1 है वो रुक जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, और ये वाला जो 2 है वो वी रफ्तार से चलने लग जाएगा, ये इलास्टिक कोलिजन के अंदर होने लगेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको टेढ़ा रखा है, मतलब टेढ़ा रख दिया है, तो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होने का कोई सवाल ही नहीं है, यहां पर ये अलग अलग डायरेक्शंस में भागेगा। सो जब ऐसा हो रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि सॉरी, हम लोग यहां पर और क्या चीज बोल पाएंगे कि ये बहुत सारी टक्करों के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका फाइनली रेस्ट पे आ ही जाएगा, फाइनली क्या होगा, वो रेस्ट पर आ जाएगा। लेकिन रेस्ट पर आने से पहले उसने बहुत सारी टक्करें करी, इस बात को मत भूलना, टक्कर कर चुका है वो, टक्कर सिंह है भैया, टक्कर मार रहा है। मैंने बोला ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसमें से एक एटम को पकड़ के यहां पर बना लिया इतना बड़ा वाला, मैंने बोला ठीक है। अब देखो क्या होगा कि मान के चलो यदि कहीं ऐसा हो रहा है कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यदि इस एटम में से गुजरेगा, तो आप लोगों ने क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर में पढ़ा हुआ है कि एटम का बहुत सारा हिस्सा खाली होता है, एम्प्टी होता है, बराबर है। यदि गोल्ड फॉइल के अंदर में अल्फा पार्टिकल जा सकता है, गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट के अंदर में यदि अल्फा पार्टिकल जा सकता है, तो अल्फा पार्टिकल तो इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी बड़ा है, सोचिए है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और यदि ये काफी छोटा है तो क्या होगा कि भैया ये यहां से जाने लगेगा, जब ये जाने लगेगा तो यहां पर ये है न्यूक्लियस जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। सिंस यहां पर हम लोगों ने हैवी एटॉमिक वेट वाला, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट किया है, इसका मतलब ये जो है ये ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू ई अपॉन, अब देखो डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, लेकिन मैं आर स्क्वायर तो अभी के लिए लिख ही सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जैसे जैसे ये ऐसे आने लगा, तो देखो जब ये यहां पहुंचा इसने इसको अपनी तरफ खींचा, यहां पहुंचा और खींचा,
तो ये धीरे 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 अपने पाथ से क्या होने लगेगा, डेविएट होने लगेगा। बराबर है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर न्यूक्लियस जो है वो तो अपनी रेस्ट पोजीशन में, वो तो अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना तेज चल रहा है कि उसके डेविएशन के कारण ये क्या होने लगेगा, मुड़ने लगेगा। ये क्या होने लगेगा, मुड़ने लगेगा। अब यहां पर कंडीशन बनती है, अब यहां पर क्या होती है, कंडीशन बनती है, अलग अलग कंडीशन बनती है। क्या कि देखो, अब देखो मैंने इसको क्या किया, यहां से ऐसे बाहर निकाल लिया, ठीक है। माना कि ऐसा हुआ कि इस ऐसे जब चल के आ रहा है तो यहां पर जो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, एक बात बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, दो ही बनाए ना अंदर में, हाँ, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सब जगह इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, बोलो, है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला, ये हरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो मेरा बाहर से आ रहा है, वो किसी से भी टकराए बिना निकल जाए? यस, इट कैन बी, ऐसा हो सकता है। अच्छा चलो, ये यहां से बाहर निकला, जब ये यहां से बाहर निकलेगा, मान चलो ये ऐसे घुस रहा है, तो यहां पर दूसरा एटम मिल गया, फिर यहां पर भी एक एटम मिलेगा, तो सब जगह यही प्रोसेस होगी कि नहीं होगी? तो मैंने बोला यस, सही बात है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि जैसे ही ये यहां से घुसा, यहां से घूमते हुए वाला जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो इस इलेक्ट्रॉन से यहीं टक्कर मार दिया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब ये वाली जो टक्कर होगी उसके कारण ऐसा पॉसिबल है ना कि ये जो हरा इलेक्ट्रॉन है उस लाल वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पाथ से क्या कर दे, उड़ा दे। सोचो, ये बेचारे इलेक्ट्रॉन सीधे साधे इलेक्ट्रॉन है, ये लाल वाले इलेक्ट्रॉन है सीधे साधे। वैसे लाल खतरे का साइन होता है तो वो डेंजर होने चाहिए, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया है, अभी मैंने हरे वाले को डेंजर में डाल दिया है। मतलब वो शैतान वाला बच्चा है। कौन? ये हरा इलेक्ट्रॉन शैतान है, ठीक है। और ये देखो, ये लाल वाले जो है ना वो सीधे साधे बच्चे हैं अपने, उनको बोला गया है, उनको बोल दिया है। किसने बोल दिया? बोर साहब ने बोल दिया है ना। वो प्रकृति में हो रहा था, बोर साहब ने सिर्फ स्टडी किया है। बोर ने नहीं बोला ये चक्कर लगाओ। इलेक्ट्रॉन तो अपनी मर्जी का मालिक है। याद करो, इलेक्ट्रॉन कौन है? आमिर खान है। वो क्या कहता है? वो कहता है, आपको याद होगा, हमको तो तीन राहें चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता। तो इलेक्ट्रॉन अपनी राह खुद बनाया है और उसने डिसाइड कर लिया है अभी कि भैया मैं इसी पाथ पे चक्कर लगाता रहूंगा। मैंने बोला लगाओ, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वो इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर उस टंगस्टन के फिलामेंट में से निकल के बाहर आया है। कहां से? टंगस्टन के फिलामेंट में से निकल के बाहर आया है, जो हायर पोटेंशियल के कारण, बराबर। और वो यहां पे हायर एनर्जी के साथ में जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता यहां पे टक्कर हो जाए? टक्कर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसकी कोई गारंटी है क्या? गारंटी नहीं है। मैंने पहला केस आपको बताया कि यदि टक्कर नहीं हुई, पहले एटम से बाहर निकल गया, फिर दूसरा एटम मिलेगा, मान चलो इसमें से भी बाहर निकल गया, तीसरा एटम मिलेगा, चौथा एटम मिलेगा, लेकिन टक्करें होती रहेंगी। एटम से टक्कर हुई है, ये वाली बात सही है, लेकिन एटम के अंदर के, देखो एटम का एरिया तो पूरा यहीं से चालू हो गया, जैसे ही वो इस रीजन में पहुंचा मतलब उसकी एटम से तो टक्कर हो गई है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो उसके इन्फ्लुएंस फील्ड में आ चुका है। लेकिन उस इन्फ्लुएंस फील्ड में आने के कारण हुआ क्या? टक्कर हुई, मतलब इस जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, उसने इसकी स्पीड को कम कर दिया, क्योंकि ये अपनी तरफ इसको खींच रहा था। हालांकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो रुक ही नहीं पाया। और दूसरी बात ये हुई कि ये जो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन थे उनसे भी नहीं टकराया। इस पहले एटम के साथ में ऐसा हुआ। लेकिन क्या हर एटम के साथ में ऐसा ही होता रहेगा? कोई जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते इतने से रीजन के अंदर में, मैंने एक उंगली खड़ी कर दी ना, इसके अंदर में पता कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? लॉट्स ऑफ एटम्स। सोचिए, एवोगैड्रो नंबर से चलते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं 6.02 × 10⁻23, बराबर है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं टक्कर जरूर होगी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है और इन दो पॉसिबिलिटीज के बेसिस पर हमारे पास में दो टाइप की एक्सरेज भी बनती हैं। अब वो जो दो एक्सरेज होती हैं वो होती हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज और दूसरी होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। अब ये जो कंटिन्यूअस एक्सरेज हैं वो क्या हो रही है कि भैया जो मेटल का टारगेट है आपके पास में, उस टारगेट से टक्कर हुआ और उस टक्कर के फलस्वरूप क्या हुआ कि हम लोगों ने उसको क्या मान लिया? पूरा का पूरा एटम का यही मान लिया, ठीक है। इसी एटम ने इसको रोक लिया और रोकने के कारण क्या हुआ? उसने अपनी एंटायर काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी? इसको दे दी। किसको दे दी? उस टारगेट को दे दी। और जब टारगेट को एनर्जी मिली तो उस एनर्जी का क्या करेगा? खाना बनाने में इस्तेमाल करेगा, है ना? नहीं,
उस एनर्जी के फलस्वरूप अब ये एनर्जी के कारण रेडिएशंस निकलेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे, और साथ ही साथ में टारगेट क्या होगा, हीट अप होगा। टारगेट क्या होगा, हीट अप होगा। बराबर है कि नहीं? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर इस बाहर से आए हुए इलेक्ट्रॉन ने अपनी पूरी एनर्जी को खर्च कर दिया है, और ये खर्च किया है। तो एक बात सोचो, हम लोग इसको रिवर्स वे में चलते हैं। रिवर्स वे में चलते हैं मतलब किस प्रकार से चलते हैं? अब एक बात याद कीजिए कि जब एक पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होती है, बराबर है, मैं आपको रिकॉल करवाना चाह रहा हूं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस देखो, इसलिए इसको सबके बाद में पढ़ाया है जिससे आप बीच की चीजों को रिकॉल कर सके। तो आपको याद होगा एक m मास के पार्टिकल की भी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है, यस और नो? यदि वो v स्पीड से जा रहा हो, v स्पीड से जा रहा हो m मास वाला पार्टिकल, तो आप जानते हैं लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू वी, यस और नो? ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यस और नो? तो मैंने बोला यस, मतलब यह है कि ये पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होते हैं हर एक के पास में। एक जो पार्टिकल है वो वेव नेचर भी दिखाता है, बराबर है। और यदि ऐसा है मतलब इसके पास में जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो फिलामेंट से बाहर निकला है उसके पास में एनर्जी है, और इस एनर्जी के कारण हम लोग बोल सकते हैं इसकी जो एनर्जी है उसको वेवलेंथ से यदि मैं एसोसिएट करता हूं तो E बराबर आएगा एच सी अपॉन लैम्बडा। E बराबर क्या आएगा, एच सी अपॉन लैम्बडा। और ये जो है मतलब ये तब हो रहा है कब, जब आपका जो बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन उसकी जो एनर्जी E थी उसने पूरी की पूरी एनर्जी एक झटके में उसको दे दी, और उसके फलस्वरूप ये लैम्बडा वेवलेंथ का फोटोन बाहर निकला। ध्यान रखना, यहां पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर लेना कि कई लोग बोलने लग जाएं कि सर आपने तो बोला था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको रिलेट कर रहे हैं वेवलेंथ से। वो बात सही है, क्योंकि यहां पर हो रहा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पूरी जो पूरी एनर्जी दे दी तो उसके कारण ये हुआ। जो फोटोन निकला है उसकी वेवलेंथ है लैम्बडा, मतलब लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जो कि आपकी एक्सरे की क्या है, वेवलेंथ है। अब सिंस अब आप बोलोगे सर जी आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर में वर्क फंक्शन नाम की एक चीज बताई थी, क्या बताई थी सर जी? तो मैं उसको रिकॉल करवाता हूं। बहुत सारी चीजें हैं यहां पर, ध्यान रखना, अच्छा टॉपिक चल रहा है कि सर जी आपने बताया था कि ये है मेटल। मैंने बोला बिल्कुल सही है, मेटल। इस मेटल के अंदर का ये है इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला सही बात है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आके टकराया, आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल सकता है वो टक्कर के फलस्वरूप। मैंने बोला सही बात है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ये मेटल क्या कर लेता है, इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेता ही नहीं खींच लेता है। तो उसी तो वर्क फंक्शन बोलते थे जो लाइट के केस में हो रहा था। याद कीजिए, लाइट जब डाली यहां से एच न्यू एनर्जी का, जब ये फोटोन आके यहां पर गिरा तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा तो इस मेटल ने इसको वापस खींच लिया, जिसे वर्क फंक्शन बोल रहे थे। तो ऐसे तो यहां पर भी तो होना चाहिए। मैं बोला यहां पर भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं बिल्कुल कि नहीं होता है। लेकिन यहां पर मेन बात क्या है कि जो ये कहानी चल रही है, ये वाली जो कहानी चल रही है वो ये कहानी चल रही है कि जो पहले वाले जो एटम से टकराया तो उसका जो न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस ने ही इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर दिया कि वो वहीं पर रुक गया। इफ क्योंकि देखो यहां पर वापस से आइए आप लोग, कई आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, आई नो दैट। एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात पूछता हूं। मैंने नीला कलर लिया, ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है, मैंने यहां से लिया, ठीक है, यहां से। एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना ये यहां से पास में से गुजरे, हो सकता है नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो यहां पर वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी तो यहां से ऐसे गुजर सकता है नहीं गुजर सकता है? तो पॉसिबिलिटीज तो तमाम है। उन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बीच में से मैं बोल रहा हूं कि कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है, जो भी फोटोन निकल रहा है वो इन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बीच में से निकल रहा है। और मैं अब यहां पर यह कह रहा हूं कि यदि जो जितनी टोटल एंटायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, मींस क्या हो रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड डायरेक्टली, बिल्कुल सीधा सीधा यहां पर ऐसा हो रहा है। तो जो मिनिमम वेवलेंथ होगी, मतलब बहुत सारी वेवलेंथ निकलेंगी, उसमें से जो मिनिमम वेवलेंथ होगी दैट विल बी द लैम्बडा मिनिमम। और ये जो लैम्बडा मिनिमम है ये आएगा आपके पास में एच सी अपॉन ई।
और ये आपके पास में कहानी चलेगी और ये आपका मेनली होता है। बात समझ में आ रही है? ये कब हो रहा है? जब आपकी एनर्जी रिड्यूस होते होते जीरो हो गई, उसने किसी इलेक्ट्रॉन को टक्कर नहीं मारी है। ध्यान से सुनना, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इस पे फोकस कीजिए। बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, 2 बार 3 बार रिपीट कर चुका हूं क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हो यही रहा है, क्योंकि देखो यदि मैं इसको बनाता हूं, फिर से एक बार और दिखाता हूं, मैंने क्या बोला, ये जा रहा है लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन को इसने टक्कर नहीं मारी है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे सर जब इलेक्ट्रॉन को टक्कर नहीं मारी तो फिर भी उसकी एनर्जी रिड्यूस क्यों हो रही है? अरे यार सिंपल सी बात है, ये अपने पाथ पे जो है वो सीधा चल रहा था पहले, लेकिन इस न्यूक्लियस ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया जिसके कारण इसको मुड़ना पड़ा। मुड़ने के कारण क्या हो गया, उसके वो अपने पाथ से डेविएट हुआ। अब मुड़ने में भी तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा कि नहीं होगा? अब आप सोचिए, आप तेज स्पीड से भाग रहे हैं, सीधा सीधा भागना आसान है आपके लिए? बिल्कुल आसान है। अब मैं बोल दूं उसी चलती हुई स्पीड में, उतने ही स्पीड में आपको अचानक से कोई इधर में खींचे, तो क्या उसी स्पीड को मेंटेन कर पाओगे? कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ा सा तो स्लो होना ही पड़ेगा, तभी आप मुड़ पाओगे। मतलब जैसे आप चल रहे हो अचानक से एकदम से कोई खींचने लगे। सोचिए, ये ऐसे चल रहा था, ये इसका पाथ था इलेक्ट्रॉन का, और यहां पर क्या हो रहा है कि ये इसको खींच रहे, इधर खींच 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 खींच। तो यार इसकी एनर्जी को क्या किया जा रहा है? रिड्यूस किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी एनर्जी रिड्यूस हो रही है और इसके फलस्वरूप जो निकल रहा है वो है आपका कंटीन्यूअस एक्सरे। उसे क्या बोला जाता है? कंटीन्यूअस एक्सरे बोला जाता है। और इसका मतलब यह है कि तो कंटीन्यूअस एक्सरे के अंदर में क्या हो रहा है कि हेडिंग डाल लीजिए कंटीन्यूअस एक्सरेज। सो कंटीन्यूअस एक्सरेज के अंदर में क्या हुआ, ध्यान से सुनना। पहली बात, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, यस और नो? आपने बोला यस, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था। अच्छा, इसकी जो एनर्जी है वो बहुत कुछ वेरी कर सकती है, बहुत कुछ वेरी कर सकती है, नहीं कर सकती? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, इट कैन हैव अ वेरिएबल एनर्जी। अच्छा, कितनी एनर्जी हो सकती है यहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की? तो वो हो सकती है 0 से लेकर के E इंटू वी के रेंज में। V क्या है? ये V वो पोटेंशियल है जो आपने अप्लाई किया है। मतलब देखो, आपने जब बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई किया है तो उसके कारण भी निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो उतनी ही एनर्जी से निकले, ये कोई जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम तो इतनी ही होगी। मैंने बोला यस, मतलब जो यहां से गुजरते हुए जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास इतनी एनर्जी हो सकती है। तो जो इतनी एनर्जी हो सकती है तो इसके कारण यहां पर बहुत सारी वेवलेंथ के क्या निकल सकते हैं? एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, एनर्जी, ये एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर हो रही है किसके अंदर में? फोटोन के अंदर में। तो इसका मतलब यह है कि जो द एमिटेड फोटॉन्स can have wavelength from hc upon ev to infinity, hc upon ev to infinity। और इसके कारण यहां पर देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इसके कारण, हैंस कंटिन्यूअस एक्सरेज आर प्रोड्यूस, कंटिन्यूअस एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। बात समझ में आ रही है? देखो एक्सरे को आप एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। दूसरा तरीका क्या है सर जी? यही बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, देखो आप थोड़ा सा ना ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो, एक बार गो बैक एंड कम अगेन। मैंने शायद 10 मिनट 15 मिनट जो भी लिए होंगे इसमें, वापस से जाइए और वापस से सोचेंगे मैंने बहुत सारी चीजें लिंक करी हैं आपको। मैं आपको एक दूसरा तरीका और समझाता हूं, वो क्या है समझिए। आपको बोर एटॉमिक मॉडल याद है, उसका स्पेक्ट्रम? तो आपने बोला सर याद तो है, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा ऐसा कुछ याद आ रहा है, ऐसा होता है। मैंने बोला सही बात है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि भैया यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो, इसको कहीं से यदि बाहर से एनर्जी मिले तो ये एनर्जी लेके ऊपर जाता है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो आपने बोला सही बात है। अब जब ये एनर्जी लेके तो ऊपर चला गया, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप करा तो इसने क्या करी? एनर्जी जो एब्जॉर्ब करी तो उसको रिलीज करी। और जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो क्या यहां पर फोटोन निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। अच्छा, ये यहां से यहां पर जंप करता तो भी फोटोन निकलता
निकलता ही नहीं निकलता, बिल्कुल निकलता। और यहां से यहां पर जंप करता तो भी फोटोन निकलता ही नहीं निकलता। तो हर केस में जो फोटोन निकल रहा है कि निकल रहा है, बेसिकली वो क्या है कि भैया जो एनर्जी बाहर निकल रही है वही फोटोन है। तो यहां पर जो एक्सरेज बाहर निकल रही है वो क्या है, बेसिकली एनर्जी ही बाहर निकल रही है एक अलग फॉर्म के अंदर में। बात समझ में आ रही है? इसको पकड़िए जिससे आपको आइडिया क्लियर होगा। अच्छा, अब देखो यहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनी है, बनी नहीं बनी? एक यहां से इलेक्ट्रॉन यहीं पे जंप करे। देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास में ये है, आपके पास में n इक्वल्स टू 1, ये है n इक्वल्स टू 2, ये है n इक्वल्स टू 3, ये है n इक्वल्स टू 4, बराबर है। तो अब सोचो यहां पर यदि 4 हैं तो आप एक बात तो जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, क्या? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो आप लिखोगे 4 इंटू 3 अपॉन 2, मतलब 6 लाइन बनेगी एमिशन स्पेक्ट्रम में, मतलब 6 डिफरेंट एनर्जी वाले फोटॉन्स निकलेंगे, 6 अलग अलग एनर्जी वाले। अब तो मैं 3 तो बना दिए, और 3 कौन से हैं? तो और 3 भैया ये है कि यहां से एक ये वाला निकल जाए, एक ये वाला निकल जाए, 2 ये हो गए, 5 हो गए। और कौन सा बचा दिया मैंने? 1 2 3 4 5 ही निकले, छठवां क्यों नहीं बन रहा भैया? सोचो 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 सोचो। हाँ देखो, एक यहां पर कूदा है, यहां से सीधा यहां कूद जाए तो एक और हो गया। तो ये 6 अलग 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 तरह के फोटोन निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते? तो ऐसे ही वहां पर बोला जा रहा है कि, वापस आ जाइए, फिर से लिंक करिए कि भैया जो इलेक्ट्रॉन यहां से घुसा है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन से टक्कर ना मारते हुए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के कारण अपनी एनर्जी को लॉस करे, और लॉस करते हुए चलता जाए, और उसके कारण बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन यहां पर निकल सकते हैं, जिसकी जो मिनिमम होती है, जो मिनिमम वेवलेंथ निकलती है वो होती है hc/ev, और वो तब होती है जब आपका पहले ही झटके में जो जितनी एनर्जी थी वो वहां पर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो आपके पास में निकल के आता है वेवलेंथ मिनिमम। किधर लिखा मैंने? लैम्बडा मिनिमम hc/e। और इस hc/e को अब मैं लिख सकता हूं क्या? hc/ev। और यदि मैंने hc/ev यहां पर लिख दिया है तो अब आप बताइए, ये है लैम्बडा मिनिमम बराबर hc/e इंटू वी, वेयर v इज द पोटेंशियल। तो एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम बराबर 12400 डिवाइडेड बाई V, V is the potential, V is the potential। बताओ ऐसा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, या फिर आप बोल दीजिए इस वाले में चले जाइए, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि लैम्बडा मिनिमम बराबर आ रहा है 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ जो निकल के आ रही है ये आ रही है किसमें? एंगस्ट्रॉम में। तो जैसा चाहे वैसा आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? कंटिन्यूअस एक्सरे। तो इस तरह से आपके पास में कंटिन्यूअस एक्सरेज क्या हो रही हैं? प्रोड्यूस हो रही हैं। अब हम लोगों को बात करनी है किसके बारे में? कंटिन्यूअस के बाद में कौन सा आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। कौन सी आती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक वाली बात है उसको कैसे करते हैं हम लोग? थोड़ा पानी पीता हूं यार, बहुत तेज तेज बोल लिया मैं ना। चलो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के बारे में मैं बात कर रहा था, तो मैं वापस से देखो फिर से वही सेम डायग्राम बनेगा, कुछ नया नहीं है। कैसे? ये आपके पास में वही प्लस ZE वाला न्यूक्लियस, फिर यहां पर न्यूक्लियस के चारों तरफ वही चक्कर काटने के लिए पूरी कहानी हम लोगों को फिर से बनानी पड़ेगी। मैंने बोला सही बात है। अब देखो मैं क्या करता हूं, जैसे देखो ये तो पहले वाले में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपने 2 भर दिए लाल से। उसके बाद में कितने भरे जाते हैं? 8 भरे जाते हैं, तो आप 8 भर लीजिए। 2 3 4 5 6 और 3 हो गए ना सब इलेक्ट्रॉन। 8 जो भी है देखो भर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ठीक है, मैं जितने बना सकता हूं मैं बना देता हूं। ऐसे गिन गिन के बनाऊंगा तो वो फिर मेरे को एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर बना दिए जो क्या कर रहे हैं, यहां पर चक्कर काट रहे हैं। कहां चक्कर काट रहे हैं? चक्कर कहां काटे जाते हैं?
ऑर्बिट के अंदर में चक्कर काटे जा रहे हैं भैया, ये काटे जा रहे हैं काटे जा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। अब वही हमारा डेंजर वाला प्राणी आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, ठीक है, ये इसके पास में एनर्जी है ईवी, क्योंकि वी वोल्ट से लगाया हुआ था तो ईवी एनर्जी है। मैंने बोला ठीक है। अब ये मान के चलो यहां से घुसा और यहां पे आके इससे टकराया, देखो क्या हुआ, देखो ये बीच में खाली जगह थी, इनमें से बीच में से घुस गया वो, ठीक है, घुस सकता है नहीं घुस सकता है, बिल्कुल घुस सकता है। अब इसने क्या किया, इससे जाके मार दी टक्कर, इसके जाके मार दी क्या, टक्कर। टक्कर सिंह है भैया, वो तो टक्कर मारेगा ही मारेगा। अब ये इससे टकराया तो भैया जैसे ही टक्कर लगी तो ये यहां पर क्या करेगा, हरा वाला जो है वो इसकी जगह को यहां पर ले लेगा, यहां पर रुक जाएगा, ठीक है, यहां पर ये रुक गया और ये रुका और इसको इसने बाहर फेंक दिया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब देखो बाहर निकल गया तो ये एटम से बाहर निकला है, ठीक है, इसने अपनी एनर्जी इसको दी और यहां पर इसको बाहर फेंक दिया। तो ये जो हरा वाला इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से सुनिए कहानी को वापस से, क्या हो रहा है, पहले ये सारे लाल इलेक्ट्रॉन है, ये लाल इलेक्ट्रॉन किसके, ये टारगेट मेटल के, किसके हैं, टारगेट मेटल की। ये जो हरा इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो फिलामेंट में से जिसको एनर्जी दी थी वहां से निकल के आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, मैंने बोला बिल्कुल सही। अब इसने क्या किया, देखो ये बीच में खाली जगह थी, एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है, रदरफोर्ड ने बताया था, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब इसने खाली जगह में से एंट्री मारी और क्या हुआ कि उसको गाड़ी कंट्रोल नहीं है और इसने जाके इसमें ठोक दी, गाड़ी जाके सीधी ठोक दी। और गाड़ी ठुकती है तो क्या होता है, एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, सामने से तोता उड़ते हुए आ रहा है, इधर से ट्रक चलते हुए आ रहा है, ठीक है, तोता अपनी मस्ती में मस्त था, ट्रक आया, ट्रक ने इसको ठोक दिया तो क्या होगा, तोता उड़ के बराबर ऐसा ही होगा। यदि बाइक की भी, यदि मान चलो बाइक चल रही है आगे और पीछे से आगे ट्रक ने ठोक दिया तो क्या होगा, बाइक सवार उड़ते हुए जाएगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ गया। अच्छा, उस ट्रक को कोई फर्क पड़ा गया, ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने बोला सर जी ये एग्जाम्पल सूट नहीं कर रहा है। बोला क्यों, ट्रक और मोटरसाइकिल की साइज में फर्क है, यहां ये भी इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों की साइज सेम लेनी चाहिए थी, आप गलत कर रहे हो। बात तो सही है मेरे बंधु, बिल्कुल सही बात है, यस और नो। तो फिर ऐसा एग्जाम्पल लो। मैं बोला ठीक है, क्या दिक्कत है, हम लोग ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया, मान चलो वही आप भागते दौड़ते वाले थे, एक रुका हुआ बंदा है, ठीक है, उसे मालूम नहीं है, उसे उसके मन में भी कल्पना नहीं है, वो बेचारा अपनी मस्ती में मस्त ऐसे जा रहा था और एकदम से आप इतने जोर से भागते हुए, आपके बराबर ही उसका। अब देखो यहां पर ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाली बात क्या, कि इनकी जो एनर्जी है वो बहुत कम है और इसकी जो एनर्जी वो बहुत ज्यादा है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो जाके इससे जब टकराया तो ये सीधा किक आउट हो गया यहां से। ये क्या हो गया, किक आउट हो गया। और अब ये यहां पर बैठेगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है ये बैठ जाए, लेकिन मोस्टली वो नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है, क्योंकि वो अचानक से तो रेस्ट पे नहीं आएगा। रेस्ट पे तो वो तब आता था, यदि रिकॉल कीजिए, यदि मैंने वो हेड ऑन कोलिजन वाला केस बताया था। कौन सा वाला केस, हेड ऑन कोलिजन वाला। लेकिन इसने इतना काम जरूर कर दिया कि एक पॉसिबिलिटी है, ये ऐसा नहीं है कि जीरो है, नहीं, लाखों करोड़ों में से एक आधा ऐसा भी हो सकता है वो जाके यहां पे चुपचाप बैठ जाए। यस, इट कैन हैपन। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग, मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये जो यहां पर टक्कर हुआ, इस टक्कर के कारण यहां का इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलो ऐसा हो जाए कि ये वाला जो हरा इलेक्ट्रॉन है यहां पर ना बैठ पाए, ठीक है, मिट जा, इसको भी बड़ा ध्यान से मिटाना पड़ेगा। ओके, मिट गया। तो देखो क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहां पे गोला बनाया, मतलब क्या हो गया, मैंने बोला कि वैकेंसी इज क्रिएटेड। अच्छा, अब आपने सुना होगा एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, समझ में आता है एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या है। आपको मालूम है जब सरकारी वैकेंसी निकलती है एक पोस्ट के लिए तो उसमें आवेदन करने वाले लाखों लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सही बता रहा हूं, होता है या नहीं होता है, सुना तो होगा ना। आजकल अखबारों में भी खबरें छपती हैं कि रेलवे में गैंगमैन की 10,000 पदों की भर्ती के लिए 2 लाख इंजीनियर्स ने अप्लाई किया, 5 लाख बीए वालों ने अप्लाई किया, 10 लाख एमए वालों ने अप्लाई किया। होता ही नहीं होता है, एक अनार 100 बीमार। तो अब यहां पर सर बीमारी का क्या मतलब है, यहां पर ऐसा हो रहा है कि ये न्यूक्लियस जो है ना ये तो सबको खींचे जा रहा है। अरे खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, आपने बोला बिल्कुल सही बात है, खींचे जा रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है।
अब यहां से ये सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और सबकी नजर है, सब हर कोई चाहता है कि भैया मैं पास में आके बैठ जाऊं। एक सिंपल सी बात बताओ, एक सिंपल सी बात पूछता हूं, जैसे आप अपने घर में बैठे हो तो आप भी चाहते हो अपने मम्मी पापा के पास में बैठे, बराबर है? ऐसा थोड़ी करते आपके मम्मी पापा लात मार के घर के बाहर बैठ, तू यहां पे क्या काम है तेरा, ऐसा थोड़ी होता है। बैठना चाहते हो नहीं बैठना चाहते हो, बराबर है? क्यों? क्योंकि खींचे चले आ रहे हो। यदि आपको किसी से अट्रैक्शन है, यदि आपको किसी से अट्रैक्शन है, प्यार है, तो आप चाहोगे कि उसके नजदीक जाके बैठो, बराबर है कि नहीं? बराबर है। अब यहां पर क्या है, फूल एक है, भंवरे बहुत सारे मंडरा रहे हैं, मंडरा रहे हैं कि नहीं मंडरा रहे? बेसिकली वो जॉब पाना चाहते हैं कि भैया हम लोग यहां पर आके बैठ जाएं। तो अब देखो यहां पर कहानी क्या होती है, कहानी कुछ इस प्रकार से चलती है कि इसे बोला जाता है, देखो पहले वाले को के शेल, के एल शेल, फिर एम शेल और फिर लास्ट वाले को एन शेल। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, के एल एम एन शेल, 4 ही शेल की जरूरत पड़ती है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर होता यह है कि इस वैकेंसी को भरने के लिए एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि भैया देखो कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर बैठा ना मैं पढ़ाते पढ़ाते में? देखो क्या होता है ना, कई बार इतना फ्लो चल रहा होता है पता ही नहीं चल पाता है कि अब देखो के शेल के अंदर में वैकेंसी क्रिएट हुई है, ये बात तो तय है, मैंने बोला सही बात है। तो या तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर जाए, या यहां से जाए, या यहां से, मैं बहुत देखो ये घुमा घुमा के एरो बना रहा हूं, एक्चुअली तो मुझे सीधे बनाने चाहिए। मतलब इन तीनों में से एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आके बैठ सकता है, एम शेल वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आके बैठ सकता है, एन शेल वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आके बैठ सकता है। यस और नो? किसी ने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। जो पहले आ जाएगा वो यहां पर जगह बना लेगा, बाकी फिर से वही डिसलॉजिंग वगैरह हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ऐसा एक तो कंडीशन मैंने ये बनाई। दूसरी कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है ना कि भैया जैसे ये जेड ई वाला न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जैसे मैंने ये बनाया के शेल, ये बनाया एल शेल, ये बनाया एम शेल, और देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगा रहे हैं। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, ज्यादा नहीं बनाऊंगा अभी, थोड़े से बना देता हूं, थोड़े से तो चाहिए, बिना थोड़े इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल काम नहीं बनेगा। और ये अपना हरा वाला जो डेंजर वाला इलेक्ट्रॉन है ये आया। मान के चलो ऐसा हुआ कि यहां पर पहले शेल्स को नाम दे देता हूं, ये है आपका के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल भी है, मैंने बनाया नहीं, छोड़ो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी मेन मुद्दे की बात समझो, वो क्या है कि भैया ये जो हरा वाला है ये जाके के एल 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 एल, मैंने बोला इससे जाके टकरा जाए। बोलो इससे जाके भी तो टकरा सकता है। इससे जाके टकराने के बाद में ऐसा हो जाए कि यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाए, और यहां पर जब वैकेंसी क्रिएट हो तो ये वाला जो है, अबे यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो और उसके कारण ये वाला जो है वो यहां से बाहर निकल जाए, और बाहर जब निकले तो ये यहां पर बाहर फिका चला जाए। बराबर है कि नहीं? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब ये यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कौन इसके अंदर एंट्री मारना चाहेगा? ये जाना चाहेगा या ये आना चाहेगा? कौन आएगा? तो नीचे से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। देखो ये नीचे वाला जो है ना, इसको यदि यहां से ऐसे ऊपर जाना है तो भैया इसको एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब ये वाला ऊपर से नीचे यहां पर आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब यहां पर हो रहा था तो यहां पर भी तो एनर्जी रिलीज ही होंगी कि नहीं होंगी? तो आपने बोला सही बात है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के शेल से निकला, एल शेल से निकला, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है या नहीं है? तो अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन, देखो अब इलेक्ट्रॉन ने जंप मारी, कहां से कहां मारी? देखो इस वाले केस में एल से, सॉरी एम से एल के अंदर में जंप मारी, एम टू एल, मतलब यहां पे लिख देता हूं एम टू एल जंप मारी। बराबर है? अच्छा, इस वाले में आ जाओ जरा। इस वाले में कहानी क्या है कि भैया एल से के भी हो सकता है, एम से के भी हो सकता है, एन से के भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी बनेगी उसी के अकॉर्डिंग यहां से एनर्जी रिलीज होगी, मतलब फोटोन बाहर निकलेगा, और इसे ही बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। देखो फोटोन बाहर निकल गया मतलब एक्सरे बन गई है, और ये जो एक्सरे है उसको इसी के बेसिस पर नाम दिया जाता है। उसको इसी के बेसिस पर क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है। अब उस नामकरण को कैसे पढ़ना है उसको जरा हम लोग यहां पर समझ लेते हैं, और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जरा आप देखिए, ये है आपका के शेल। कौन सा शेल है? के शेल। इसके ऊपर में है यहां पर एल शेल,
इसके और ऊपर चले गए यहां पर आपको मिलेगा m शेल, इसके और ऊपर चले गए यहां पर मिलेगा n शेल। मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है कि मैंने बोला पहले बार में कि इफ वैकेंसी इज क्रिएटेड, if vacancy is created in K shell, बराबर है। वैकेंसी कहां क्रिएट हुई है? K shell में। यदि वैकेंसी K shell में क्रिएट हुई है तो या तो यहां से यहां वाला इलेक्ट्रॉन जंप करे, यहां से यहां पर करे, यहां से यहां पर करे। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं है? KLMN के बेसिस पर। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब हम लोग नामकरण कैसे करें? तो हम लोग इसका नामकरण करते हैं कुछ इस प्रकार से कि भैया यदि K में वैकेंसी क्रिएट हुई है तो उसे बोलेंगे K एक्स रेज। मैंने क्या बोला? आगे लिख देता हूं मैं। इफ वैकेंसी इज क्रिएटेड, इफ वैकेंसी इज क्रिएटेड इन K shell, then produced X-rays, then produced X-rays are called as K X-rays। अच्छा, यहां तक कहानी समझ में आई? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब देखो लेकिन यहां पर K एक्सरे जो है वो तो 1 2 3 अलग अलग टाइप की है। कैसे 3 अलग अलग टाइप की है? सर जी यहां से जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी अलग है, यहां वाले केस में एनर्जी अलग है, और यहां वाले केस में एनर्जी अलग है। तीनों केसेस में एनर्जी अलग अलग है कि नहीं? तो मतलब इसको मुझे फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा। और जो फर्दर क्लासिफाई करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि यदि L से K में कूदा तो हम लोग इसे नाम दे देते हैं K अल्फा, M से यहां पर कूदा तो इसे नाम देंगे K बीटा, और इसको नाम दे देते हैं K गामा। बात समझ में आ रही है? एकदम आसान है। देखो K अल्फा, K बीटा और K गामा। अच्छा, आगे यदि मैं चला जाता हूं, मान के चलो ऐसा भी तो हो सकता है कि इफ वैकेंसी इज क्रिएटेड, K के बाद में है L शेल। कौन सा शेल? तो L शेल में यदि वैकेंसी क्रिएट हुई है यहां पर, तो भैया या तो यहां से कोई कूदे या फिर यहां से कोई कूदे। तो इसका मतलब यह है कि मैं आगे बोलूंगा आप लोगों से कि इफ वैकेंसी इज क्रिएटेड L shell, then produced X-rays are called as L X-rays। ठीक है, तो क्या यहां पर भी फिर से मुझे वैसे ही प्रॉपर नाम देना पड़ेगा? बिल्कुल नाम देना पड़ेगा। अब आप समझदार हो तो बताओ इसका नाम क्या आएगा? ये आएगा L अल्फा, ये आएगा L बीटा। अच्छा, ऐसे मैं एक और बना देता हूं। जैसे मान के चलो कि भैया M में वैकेंसी क्रिएट हुई है तो ये यहां से कूद सकता है, तो ये आ सकता है M अल्फा एंड सो ऑन। मेनली आपको अल्फा बीटा और गामा तक की ही जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो अब मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आता है, वो ये है क्या कि मान के चलो मैंने बोला क्या बोला कि भैया इसकी जो एनर्जी है, इस वाले की जो एनर्जी है वो है E के, इस वाले की है EL, इस वाले की है EM, इस वाले की है EN। मैंने बोला सही बात है। सर जी आप कहां E के, EL, EM और EN लगा रहे हैं? मैं बोला तो सर जी डायरेक्ट लिखिए ना, ये माइनस का 13.6 है, ये माइनस का 3.4 है एंड सो ऑन। लिख सकता हूं क्या? सोचो सोचो और बोलो। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे लिख दूं क्या? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्या रीजन है? क्यों ये गलत है? बताओ क्यों गलत है, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। तो भैया ऐसा है, रीजन उसका ये है कि वो जो एनर्जी लेवल होती थी वो होती थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। मतलब माइनस 13.6, माइनस 3.4, माइनस 1.51, माइनस 0.85 वो सब सही था, लेकिन वो कब था? हाइड्रोजन। और आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज में बताया कि भैया हाइड्रोजन से एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं होती हैं।
ओके, मतलब इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, इसलिए मैंने बोला कि भैया करस्पॉन्डिंग की एनर्जी है EK, EL, EM और EN। अच्छा, अब एक बात मैं आपको फिर से रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूं। हाइड्रोजन वाला डायग्राम मैंने बनाया था जहां तक मुझे याद है आज के लेक्चर में, किधर गया, हाँ, एक बात बताओ, सोचो सोचो सोचो, वो सोचना क्या है सर जी, जैसे मान चलो मैं बता रहा हूं आपको, देखो इस वाले को कंसीडर करो, देखो इस वाले को, ठीक है, यहां पर ये फोटोन h न्यू निकला होगा, ठीक है, बराबर है। इसकी जो निकले हुए फोटोन की जो एनर्जी है वो कैसे पता लगती है आपको, कैसे पता लगती है, या मैं इसकी वेवलेंथ निकालना चाहूं या इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं तो कैसे निकालते हो। ये हाइड्रोजन का डायग्राम है, याद करो, ये हाइड्रोजन के लिए मैं बनाया था। तो आप बोलोगे सर जी क्या दिक्कत है, ये माइनस का 13.6 होता है, ये माइनस का 3.4 होता है, मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं। तो डिफरेंस लेते हो तो आप बोलते हो 13.6, 3.4, और जो डिफरेंस आता है वो आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आता है। मतलब ये जो निकला हुआ फोटोन है उसकी एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैंने आपसे पूछी वेवलेंथ कितनी है तो आप बोलोगे सर जी इसमें क्या दिक्कत है, लैम्बडा बराबर 12400 डिवाइडेड बाई 10.2 लिख दीजिए, आपको एंगस्ट्रॉम में आंसर मिल जाएगा। मैंने बोला मैं खुश नहीं हुआ, इसको प्रॉपर करके बताओ, तो सर जी प्रॉपर कर देते हैं। तो आपने बोला कि भैया एनर्जी ऐसे है कि यदि ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है और ये N4 है, और यदि ट्रांजिशन आपका N2 से N1 का है तो आप लिखोगे लैम्बडा बराबर HC अपॉन E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1। ये प्रॉपर वाला मुझे लग रहा है। क्या ये प्रॉपर वाला लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप कॉमन सेंस से थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए। EN2, हाँ E1 सही है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे एनर्जी लेवल नेगेटिव होते हैं। तो EN2 ज्यादा -3.4 माइनस और माइनस 13.6, और मैं जब सॉल्व करता हूं तो 13.6 माइनस 3.4 ही करता हूं, ठीक है। तो वो मुझे भी पता रहता है और आप लोग भी इसको जानते हैं। तो यदि माइनस का कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। कई बार आपको ऐसा हो सकता है EK माइनस EL या मतलब EN1 माइनस EN2, कुल मिला के तो वो डेल्टा E है ना यार, कुल मिला के क्या है वो डेल्टा E है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो अब यहां पर आ जाओ अपने वाले पे, अपने वाले मुद्दे पे आ जाओ। अपना वाला मुद्दा कहां है, यहां पर है। तो मैं यदि आपसे पूछता हूं यहां पर कि भैया ये जो K अल्फा वाली जो एक्सरे है, देखो ये एक्सरे निकल रही है बाहर, ये क्या निकल रही है, एक्सरे बाहर निकल रही है, इसकी वेवलेंथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो कैसे निकालोगे। तो मैं बोलूंगा सर जी इसमें क्या दिक्कत है, हम लोग ले लेते हैं वैसे ही, कैसे, तो हम लोग लिखेंगे लैम्बडा ऑफ के अल्फा बराबर H इंटू सी अपॉन में क्या करना है, तो सर जी अपॉन में है ना इनका एनर्जी डिफरेंस ले लीजिए। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब ये एनर्जी डिफरेंस लूंगा तो मैं लिखूंगा क्या, EL माइनस का EK। अच्छा देखो EK माइनस EL भी लिख दो तो कोई परेशानी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, वो प्रॉपर ही है। नहीं तो आप लोग सोचने लग जाए सर EK माइनस EL क्यों नहीं लिख रहे आप, अरे कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस कुल मिला के ये आपको देखो वेवलेंथ तो नेगेटिव नहीं डालोगे ना, कि वेवलेंथ भी नेगेटिव डाल दोगे, वो तो नेगेटिव नहीं होगी, यस और नो। तो वो डिपेंड करता है भैया एनर्जी लेवल कैसे आपको मेंशन किए हुए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तो भैया ये आई लैम्बडा ऑफ के अल्फा आई, मैंने बोला ठीक है। यदि मैं आपसे पूछता हूं लैम्बडा ऑफ के बीटा तो बताओ क्या किया जाएगा, तो आप लिखोगे HC अपॉन बीटा है, मतलब आप लिखोगे EM माइनस का EK। यदि मैंने बोला लैम्बडा ऑफ के ऑफ गामा, तो देखो के आने के कारण आप यहां पर करते जा रहे हो सीधा सीधा, तो ये आएगा HC अपॉन E KLMN माइनस का EK। मैंने बोला सही बात है कि नहीं, बोलो सोचो। लेकिन ये जो आंसर आ रहे हैं वो सब किस में डिपेंड करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और उसका ध्यान रखना एनर्जी का कन्वर्जन का। यदि ये लेवल जूल में है और H और C की वैल्यू पुट करोगे तो लैम्बडा का आंसर आएगा मीटर के अंदर में। यदि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आप सीधा SC को 12400 से रिप्लेस कर दीजिए, आपका सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं और आगे बात करता हूं, तो आगे यदि मैंने बोला लैम्बडा के अल्फा वगैरह छोड़ो, के के बाद में आती है एल अल्फा, बोलो क्या करोगे, HC अपॉन EM माइनस का EK, सही बात है। अच्छा मैंने बोला लैम्बडा ऑफ L बीटा पूछ लिया तो आप लिखोगे HC अपॉन EN माइनस का, सॉरी बेटा यहां पर ये L आएगा, E ऑफ L, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये
कंटिन्यू ऐसे ही चलने वाला, नहीं तो पता लगा आपने कुछ गड़बड़ी कर ली, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आप नोट्स के अंदर में जाके देखेंगे तो नोट्स के अंदर में एक परेशानी है, वो ये है कि नोट्स के अंदर में लिखा है ET अल्फा लिखा हुआ है शायद से गलती से, और वो SC अपॉन ये, ठीक है, EL माइनस EM लिखा होगा, तो वहां पर ध्यान रखना वो T लिख दिया है गलती से, वो L है, ठीक है। मैंने देख रखा है पहले से नोट्स, क्या है ना, बन गए, जा चुके थे, अपलोड हो चुके थे, तब तक ध्यान नहीं गया, तो उस पर L है, उतना थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी कोई परेशानी नहीं है, क्लियर है। अब कई लोग यदि ये सोच रहे हो सर EL माइनस EM और EM माइनस EL, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के बारे में ही सोचना है। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, वो आता है इसका ग्राफ। क्या आता है? ग्राफ, दैट इज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द वेवलेंथ, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द वेवलेंथ। अब ये जो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। मैंने यहां पर ले ली इंटेंसिटी और यहां पर ले ली वेवलेंथ, लैम्बडा है, ये इंटेंसिटी है। अब देखो, जीरो वेवलेंथ पे मतलब कोई इंटेंसिटी होती नहीं है, कहीं ना कहीं एक मिनिमम लैम्बडा तो होगा ही होगा, जहां से आपका इंटेंसिटी का वेरिएशन क्या होगा, शुरू होगा। देखो इतना ध्यान रखना, लैम्बडा मिनिमम से ही कहीं ना कहीं कहानी शुरू हो रही होगी। मैंने बोला ठीक है। अब क्या होता है, ये ऐसे जाने लगा, बिल्कुल जाने लगता है, अचानक से यहां पर एक स्पाइक मिलता है। क्या मिलता है? स्पाइक मिलता है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर से और एक और स्पाइक मिल जाता है, फिर ये आगे बढ़ता है। ओहो, अच्छा ये तो मिट सकता है। फिर ये आगे बढ़ता है, फिर यहां पर एक आधा स्पाइक मिल जाता है और ये जाके ऐसे कंटिन्यू कर जाता है। अब देखो ये क्या है, मेरा मिल गया। अब देखो ये क्या है, ये खरगोश जैसी आकृति नहीं है, इनको यहां पर मैं नामकरण करूंगा इनका। देखो क्या है ना, सबसे पहले वाली जो मिलती है, देखो ये यहां से KLMN ऐसे चालू होता है। ये जो सबसे कम वाली है वो है यहाँ पर K बीटा मिला है, यहाँ पर K अल्फा मिलेगा, K के बाद में आएगा L, तो ये होगा L गामा, ये है K बीटा, ये है K अल्फा। अल्फा वाले की सबसे ज्यादा आएगी और उनकी ऐसे ही सो ऑन आपका आगे चलते हुए जाएगा, और ऐसा आपको इंटेंसिटी का वेरिएशन का ग्राफ। अब मेरा थोड़ा सा ऐसा गंदा सा बना है, बाकी कुछ नहीं है, आप डरने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा अच्छा वाला डायग्राम देख सकते हैं। और मेरा एक और क्या हो गया, देखो ये ऊपर ऊपर चढ़ा गया है, वो थोड़ा सा नीचे नीचे और होना चाहिए था, एंड नथिंग एल्स। तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि भैया हम लोगों ने कोई कॉन्सेप्ट गलत कर लिया है या कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। सो एक बार मैं देख लेता हूं। ओके ठीक है, तो ये वाली थी कहानी इसकी। तो भैया यहां तक तो है आपका एक्सरे का पूरा खेल। अब यहां पर इसके अलावा जो चीजें आती हैं वो ये आती हैं कि ये तो हम लोग कर लेंगे, ये वाला खेला तो हम लोग कर लेंगे, इसमें तो कोई परेशानी है भी नहीं। लेकिन इसके अलावा क्या है ना कि कई बार आपको एक अलग फॉर्मूला भी काम में आता है, और वो फॉर्मूला क्या है कि वेवलेंथ निकालने के लिए जो रदरफोर्ड वाला जैसा फॉर्मूला था ना, वैसा ही एक और फॉर्मूला आता है। वो होता है कि वेवलेंथ का एक फॉर्मूला आता है 1/λ बराबर Z माइनस बी का स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। तो देखो n1 नीचे वाला है, n2 ऊपर वाला है, Z माइनस बी, Z है यहां पर एटॉमिक नंबर, और B जो होता है उसे बोला जाता है B इज योर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसे क्या बोला जाता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और आप लोगों ने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा होगा कहां पर? केमिस्ट्री के अंदर में स्क्रीनिंग इफेक्ट करके आया था कि नहीं आया था? सो भैया ये है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, कांस्टेंट ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। बी क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल दो या कांस्टेंट ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो आपका केमिस्ट्री के अंदर में ये क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के अंदर में, बराबर है, वो 14-15 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट नाम की एक टॉपिक आता है, वो आपने पढ़ा हुआ भी होगा। सो वो यहां पर है। लैम्बडा जो है वो एक्सरे की वेवलेंथ है, जेड जो है वो है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, और देखो एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट हो गया। जेड माइनस बी जो है इसे बोला जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसे क्या बोला जाता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मुझे लगता है आज मैं चैप्टर को खत्म कर ही दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट काफी चीजें यहां पर कवर हो चुकी है। अभी थोड़ा बहुत और बचा है, और थोड़ा बहुत वाला जो पोर्शन है उसको भी हम लोग यहीं पर खत्म कर लेते हैं। तो भैया देखो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, इस पे सीधा सीधा न्यूमेरिकल बन सकता है। इसके अलावा और क्या है, और कौन सी चीजें हैं?
और इसके अलावा आता है एक मोजलेज लॉ करके आता है। क्या आता है? मोजलेज लॉ आता है। मोजले ने क्या किया कि भैया जो फ्रीक्वेंसी है उसको इनसे रिलेट किया। किससे रिलेट किया? इनसे रिलेट किया, और उसने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है वो आती है अंडर रूट ऑफ एफ बराबर होती है, या ऐसे नहीं बोलो, मोजले लॉ पहले बात करें तो मोजले लॉ बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोल रहा है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो उन्होंने क्या किया, इसको इक्वल टू का साइन लगाया और एक कांस्टेंट और डाल दिया, z माइनस का b। ये क्या है? ए अगेन एक दूसरा कांस्टेंट है। f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइन जो निकल रही है बाहर, जो एक्सरे निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है। z है आपका एटॉमिक नंबर, b है आपका वही स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या जो शील्डिंग इफेक्ट जो आप पढ़ते हो। a अगेन एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यहां पर एक खास बात यह है कि भैया a एंड b does not depend on नेचर ऑफ मटेरियल। कई बार इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए बन गया, एक छोटा सा एमसीक्यू टाइप का मैंने यहां पर एक क्वेश्चन बना लिया है। मैंने बोला ठीक है, अब एक काम करवाता हूं आप लोगों से फटाफट से। देखो क्या काम करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो आपको मिलेगा रूट एफ बराबर a इंटू जेड माइनस a इंटू बी। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसे कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूं। यदि मैं इसको कंपेयर करता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि भैया एक ग्राफ ड्रॉ कर दो, कर सकते हो क्या? ये स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां पर ध्यान दीजिए, चीजों को उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, नहीं तो पता लगा यहां पर आएगा रूट एफ, यहां पर आएगा z, और ये ग्राफ कहीं यहां, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा क्या? देख लो इसको एक बार, ग्राफ को देख लो। z 0 कर दिया तो z 0 पर ये वाली जो वैल्यू है वो है a इंटू बी। ऐसे ग्राफ बनते हैं स्ट्रेट लाइन के। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पे आपको हमेशा फोकस रखना है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पे आपको हमेशा फोकस रखना है, और यदि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पर आप फोकस नहीं करोगे तो आपसे हो सकता है कि एग्जाम में एक आधा सवाल आप गलत कर बैठो। वैसे मैं अब आपको बताऊं, a की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है आपको पता है? एक्चुअली क्या ना, थोड़ा बोटा बचा हुआ है, उसको हम लोग फटाफट खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वो ये है, किस प्रकार से निकालूं आपको। देखो कुछ चीजें हैं जो क्या बोलते हैं ना, कई बार है ना रिकॉल नहीं कर पाते। जैसे E बराबर था आपके पास में h न्यू, बराबर है। मैं लिखता हूं, देखो फॉर्मूला लिखता हूं, इसका ध्यान देखना। E बराबर है h न्यू, बराबर है। न्यू को f मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने h f से पढ़ाया था। अरे भाई मैंने एच न्यू की जगह एच एफ लिया था कि नहीं लिया था? मैंने बोला यस, सही बात है। अच्छा, ई का एक और फॉर्मूला होता है, यदि आपको याद हो तो वो ये है कि आप ई बराबर लिख सकते हो एच सी अपॉन लैम्बडा, बराबर है। मैंने इसको लिख दिया एच सी अपॉन लैम्बडा, ये वाली बात सही है। और 1 बाई लैम्बडा बराबर आपने लिखा था z माइनस बी का स्क्वायर, और 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। मैंने सही लिखा है क्या? देखो फटाफट से देखो, मैं डिराइव कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो मैंने बोला सही बात है। अब इसको यदि मैं यहां पर लिख देता हूं तो एच सी अपॉन लैम्बडा की जगह तो ई बराबर यहां पर ऐसा बन जाएगा। मैंने बोला सही बात है, ठीक है। एच एफ बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। देखो यहीं पे कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। ये ई बराबर एच एफ है, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। वही कहानी चल रही कि नहीं है कि कुछ नया कर दिया मैंने? बिल्कुल भी नया नहीं किया, नहीं तो आप लोग कहीं ना बोलने लग जाएंगे सर पता नहीं है कहां से चीजें आ रही हैं। अरे बिल्कुल वैसा ही है। या फिर आप ऐसा एक काम कर सकते हैं, ई को आर एच सी वाला टर्म याद आप लोगों को याद है क्या? ई बराबर आर इंटू एच इंटू सी, ये वाला फॉर्मूले के फॉर्मेट में भी हम लोग करते हैं। यदि आपको एनर्जी किस में चाहिए? जूल में चाहिए, तो आप इसे ऐसे ले सकते हो। फिर यहां पर z माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, और 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर कर लीजिए। ये पूरी कहानी है। देखो ये मैंने जूल के फॉर्मेट में लिया। ये यहां पर जो चल रहे होते हैं उसको हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल वगैरह में
सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में कंसीडर करके चलते हैं, तो वही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बस आपको रिकॉल होना चाहिए। कौन सा वाला? ये ऊपर वाला, E बराबर आर एच सी जेड माइनस बी द होल स्क्वायर। अब जेड माइनस बी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात और आती है, वो ये वाली आती है कि जब मैं इसको कंपेयर करता हूं, जब मैं इसको क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं रूट एफ के साथ में, तो देखो ई को लिख दिया मैंने एच एफ, लिखो ई बराबर एच इंटू एफ, बराबर है। तो यहां से आएगा एच इंटू एफ बराबर आर एच सी जेड माइनस बी द होल स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। मुझे लगता है मैं डायरेक्टली लिख देता था, फॉर्मूला तो ज्यादा अच्छा होता था, मैंने इसको डिराइव करने के चक्कर में मैंने आपका ज्यादा समय वेस्ट कर दिया। अब देखो मोजले के लॉ से क्या आया था? मोजले के लॉ से आया था आपके पास में अंडर द रूट ऑफ एफ बराबर ए इंटू जेड माइनस का बी। अब इन सबको यदि मैं कंपेयर कर लेता हूं, इन सबको यदि मैं कंपेयर कर लेता हूं, तो मेरे पास में क्या होता है ना, एक फॉर्मूला निकल के आता है, और वो ये है कि हम लोग करते हैं इस पूरी कहानी में एक पॉइंट, वो ये है कि भैया बी की फॉर के अल्फा सीरीज b इज इक्वल्स टू आता है 1 और आफ्टर पुटिंग द वैल्यू n1 इक्वल्स टू 1 एंड n2 इक्वल्स टू 2। क्यों? के अल्फा के लिए मैंने बोला b इक्वल्स टू 1 आएगा। तो यदि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो अंडर रूट एफ की जो वैल्यू आएगी, अंडर रूट एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर द रूट ऑफ 3rc अपॉन 4 और z माइनस का b। मतलब a बराबर है आपके पास में अंडर द रूट ऑफ 3rc अपॉन 4 फॉर के अल्फा सीरीज। यहां पर ध्यान रखना, ये किसके लिए निकाला है मैंने? फॉर के अल्फा सीरीज। यदि अलग अलग वैल्यू निकलेंगी तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना रहेगा? सॉल्व करना रहेगा। तो अभी आप याद रखिए के अल्फा के लिए बी की वैल्यू 1 है। मोस्टली मैक्सिमम चांसेस यही है, यदि पूछा तो। वैसे ये भी नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ही चला गया, मैं नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या है ना, बोलते बोलते निकल गया, चलो कर लेते हैं तो कर लेते हैं करके करने के चक्कर में ज्यादा समय चला गया। तो मैं बोलूंगा क्या कि भैया आपको ये याद रख लेना, क्या के अल्फा सीरीज के लिए बी 1 होता है, n1 इक्वल्स टू 1 होता है, n2 इक्वल्स टू 2 होता है, क्योंकि के अल्फा का मतलब क्या? के में आप कूदे, कहां से कूदे? जस्ट ऊपर वाले से, मतलब 2 से 1 में जंप हुआ। तो ये पूरी कहानी सॉल्व होकर आती है और a की वैल्यू अंडर द रूट ऑफ 3rc अपॉन 4 आती है। ये है यहां पर इसकी कहानी। किसकी कहानी है भैया? ये कहानी है एक्सरेज के अंदर में जो चल रही थी, बराबर है। अब हम लोगों को एक छोटा सा पॉइंट और है जिसके बारे में मैं यहां पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, लेकिन वो आपको सीधा सीधा मैं यहां से समझाऊंगा। कहां से? नोट्स में से। क्या हो गया? हाँ भैया देखो, एक लास्ट पॉइंट और है जो आप लोगों को यहां पर पढ़ना है, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, ये छोटा सा पॉइंट है जिसको आप लोगों को कवर करना है। वो ये है, रेयरली भूले भटके यदि कहीं ऐसा हो जाए, क्या हो जाए? क्या होता है कि जो एक्सरेज है, जैसे हम लोग एक्सरे की बात कर रहे थे, हमारी हड्डी वड्डी टूट जाए तो एक्सरे निकलवाना होता है, निकलवाना होता है नहीं होता? मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं क्योंकि कुछ चीजें एग्जाम्पल आपका दिख रहा है। तो भैया देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, सरक जो रहा, हाँ अब काफी बड़ा स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा का पूरा। हाँ, तो मैंने बोला एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। तो क्या होता है देखो, यदि मेरे पास में ऐसा हो जाए कि मेरे पास में आने वाली जो एक्सरेज है उसकी इंटेंसिटी I0 हो, उसकी इंटेंसिटी क्या हो? I0 हो, और मेरे पास में एक ब्लॉक हो जिसकी जो मोटाई है, मतलब जितना आपको क्रॉस करके जाना, जैसे हाथ है तो ये हाथ की मोटाई x हो गई, तो यदि उसकी मोटाई मेरे पास में x हो, क्या हो? x हो, तो भैया देखो ऐसा हो सकता है कि वो पूरी की पूरी क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इसमें से पार कर जाए, इसमें से क्या कर जाए? पार कर जाए। तो मैंने बोला देखो ये है I0 इंसिडेंट एक्सरे, और ये इसमें से पार करके बाहर निकल गई, और जब बाहर निकली तो मैंने बोला उसको इमर्जेंट एक्सरे। उसको क्या नाम दिया मैंने? इमर्जेंट एक्सरे। तो इस जो इमर्जेंट एक्सरे होता है उसका ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, I बराबर I0 e टू द पावर म्यू एक्स, ई टू द पावर माइनस का म्यू एक्स, सॉरी क्या बोला मैंने? I बराबर I0 e टू द पावर माइनस म्यू एक्स, वेयर x इज द विड्थ ऑफ द जो भी सब्सटेंस आपने यूज कर रहे हैं, जिसकी
कितनी मोटाई है वो आपको पता होना चाहिए। और जो म्यू है वो कहलाता, म्यू होता है इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जो कि हर एक मटेरियल के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब जैसे आपकी बोन है उसके लिए म्यू की वैल्यू कुछ अलग होगी, मेटल की ब्लॉक है, लोहे का मेटल है उसके लिए उसकी कुछ अलग होगी। सो अलग अलग होते हैं। एक्स क्या है, इसकी थिकनेस है कि वो कितना मोटा है। तो यहां पर एक फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट एक्सरे आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस का म्यू एस। डायरेक्टली ध्यान रखना है, ये सिर्फ ये डेटा है नहीं आपको, लेकिन यदि भूले बढ़ के कुछ पूछ लिया, देखो क्या होता है ना, एग्जामिनर के बारे में आप नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है एक आध बार वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाए। कई बार क्या होता है ना, एक आध बार एग्जामिनर पुराना जो सिलेबस था उसमें से एक आधा पॉइंट निकाल के पूछ लेता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ता है, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ चीजें होती हैं, तो ये पूरा एक्स्ट्रा है। तो यहां पर ये जो म्यू है उसकी डिपेंडेंसी कैसी है भैया, तो देखो म्यू है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का पावर 3। फ्रीक्वेंसी के साथ में कैसे है, तो ये देखो आप जानते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू टू द पावर 3 -3 है ना। मैं लिख देता हूं, म्यू प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा की पावर 3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी की पावर 3, या आप इसे लिख सकते हो म्यू प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर -3। और जो एटॉमिक नंबर है उस पर इसकी डिपेंडेंसी है जेड की पावर 4। ये है इसकी कहानी, जो आप लोगों को छोटा सा याद रखना है। ठीक है, ये इतना सा पोर्शन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊं तो इसके न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल बनते हैं। देखो पहला सवाल देखिए, मैंने यहां पर एकदम नीचे से लेके आ रहा हूं, देखो नीचे सवाल लेके आ रहा हूं। सवाल पढ़िए, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज एमिटेड बाय एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट 30 किलोवोल्ट। बताओ, कुछ नहीं है, क्या दिया है यहां पर, खुद से कॉमन सेंस से सोचिए, सोचिए क्या दिया है, एनर्जी दे रखी है। क्या बोला गया है कि आपने जो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बतानी है उस एक्सरे की जो एक्सरे ट्यूब से निकल रही है, और जो एक्सरे ट्यूब है वो कितने पे ऑपरेट हो रही है, 30 किलो वोल्ट पे हो रही है। तो मैंने बोला ठीक है, अब 30 किलो वोल्ट पे है, इसका मतलब पोटेंशियल तो हो गया 30 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। मैंने बोला सही बात है। अब आप जानते हो लैम्बडा बराबर आता है 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यदि आपने इतने वोल्ट का सोर्स लगाया है, मतलब कितना है 30,000 वाला यदि सोर्स है, तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी क्या वो भी 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो आप लिख सकते हो लैम्बडा बराबर आएगा 12400 डिवाइडेड बाई 30, और ये 1 2 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब यहां पे बच गया 124/300। तो मैं क्या करता हूं, ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आने वाला है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आएगा 0.3 चौका 12 3 एकम 3 0.41 एंगस्ट्रॉम आ गया, या मैं इसे लिख सकता हूं 4.1 नैनोमीटर। दिस इज द वेवलेंथ। ये तो मेरे पास वेवलेंथ निकल के आ गई, ये मेरे पास क्या निकल के आ गई, वेवलेंथ। एक बार देख लो जीरोज मैंने सही लगाई है कि नहीं तो पता लगा कि एक आधी जीरो ही इधर उधर हो गई। 30 किलोवोल्ट 30, उसके पीछे 3 जीरो सही लगाई है, 12400 ऊपर होता है, मैंने 30 के पीछे 3 जीरो लगाई, 2 जीरो कट गई, ये 300 है, ये 124 है। तो 124/300 करोगे तो ये 0.41 के आसपास में आंसर आएगा, जो कि एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। और यदि ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा तो इसको यदि मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 4.1 नैनोमीटर के आसपास में इसका आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही कर रहा हूं ना, 4.1 नैनोमीटर। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए भैया, इतना कष्ट तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, 4.1 नैनोमीटर। अच्छा, मेरे से इसकी पूछी जा रही थी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ बराबर आती है सी बाई लैम्बडा। तो सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये है आपके पास में 4.1 इंटू 10 टू द पावर -9। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 मान लीजिए इसको, सॉरी 9 और 8 17 मान लीजिए, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, 30/41। मैंने बोला ठीक है, एक जीरो और ले लीजिए, 300 इंटू 10 टू द पावर 16। तो 41 से करोगे तो कितना आएगा, 41 4 8 4 12 4 7 28, 28 करोगे मतलब आ गया कितना, 288। बच गए 12 12 जीरो, तो 72 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 7.2 इंटू 10 पावर 16 हर्ट्ज, ये मेरे पास में आंसर आ रहे हैं। 7.2 इंटू 10 पावर 16 हर्ट्ज मेरे पास में इसका आंसर आ रहा है। लेट मी चेक इट आउट वन मोर टाइम। भैया देखते हैं कहां पर। अब देखो जब ये मैं चेक कर रहा हूंगा तो ये स्क्रीन से सारा सब कुछ गायब हो जाएगा, इसलिए आप एक बार इसको उतार लीजिए
और कहीं गलती है क्या 4.1 और 7.2 इंटू 10⁻16 ये मुझे मिल रहा है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे से सॉल्व करते समय कोई गलती हो जाए, हो सकता है नहीं हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। यदि कहीं ऐसा होता है तो इसको आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि भैया मेरे हिसाब से पोटेंशियल 30 किलो वोल्ट 13 × 10³ वोल्ट सही है, 12400 अपॉन ई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बिल्कुल सही लिखा है। 33 जीरो लगा दी, जो वही बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई अंतर नहीं है। जीरो काट रहा हूं, 2 से 2 ही जीरो मैंने काटी है, प्रॉपरली काटी है। एक बार चाहिए तो 300 124/300 तो 0 पॉइंट लगेगा, 1240 हो जाएगा, वो बिल्कुल सही लगाया है। 0.41 एंगस्ट्रॉम मतलब ये पॉइंट सरकेगा 4.1 नैनोमीटर। तो मैं अब इसको जरा सरकाता हूं, देखता हूं क्या हो रहा है। देखो यहां पर है कुछ तो भी एरर। डू वन थिंग, देखो मैंने वो बाकी तो सारी चीजें सही करी हैं, तो 1240 यहां पर एक बार देख लेता हूं क्या हो रहा है आपके सामने ही। देखो 1240 30 मैंने बोला ठीक है। अपना 4.1 आया था ना, एक सेकेंड ना, अपना आ रहा था 0.41 एंगस्ट्रॉम। मैंने बोला ठीक है, इसको यदि मैं देखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, नैनोमीटर में चाहिए तो मतलब इसको मैं लिखा 0.41 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा 10 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो कई बार ऐसा होता है एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में ये गड़बड़ी हो जाती है भैया, तो एक बार ध्यान देख लेते हैं क्या हो रहा है। 0.41 इंटू यदि मैंने 10 किया तो अपॉन में 10 करना पड़ेगा, ओके, और इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो ये 10⁻⁻9 तो 0.41 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मतलब ये आएगा 0.041 एंगस्ट्रॉम मेरे पास। सॉरी क्या कर दिया मैंने यार, यहां पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा संभालिए यार आप लोग। अभी यहां पर क्या गलती कर रहा हूं, मेरे को गलती नहीं मिल रही है, गलती नहीं मिल पा रही है। मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, सही बात है। तो यहां पर तो आ गया इंटू 10⁻⁻9 मीटर, बिल्कुल सही है। तो ये आएगा 0.041 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, मैंने बोला बिल्कुल सही है। तो जिसका मतलब हो जाएगा कि मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर दूं 3 प्लेस से, तो ये आएगा 41 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ओके। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये आएगा 41 इंटू 10⁻⁻3 नैनोमीटर, ओके। मतलब ये है कि यहां पर जो लिखा है वो सही था, मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, ठीक है। तो आप लोग देख लेना भैया मेरे से मिस्टेक क्या हुई थी। मैंने इसको एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में करते समय मुझे एक जीरो डालनी चाहिए थी, मैंने उसको पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, मतलब 2 जीरो की गलती हुई। 2 जीरो के कारण ध्यान से देखिए मेरा आंसर 10⁻16 आया था, जबकि 7.2 इंटू 10⁻18 है। अब देखो अब ये ऐसा हो किस लिए रहा है, क्या क्यों गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि 2 घंटे लगभग मेरे को लगता है हो चुका है, मैं 2 घंटे से पढ़ा ही रहा हूं कंटिन्यूअसली, तो इसके कारण गलती हो रही है। कोई बात नहीं, तो वैसे भी अब आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। देखो अगला न्यूमेरिकल मैं आपके सामने बता देता हूं। देखो अगला सवाल क्या है, एक्सरे ट्यूब ऑपरेटेड 20 किलो वोल्ट, अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लूजेस 5% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो आपके पास में एनर्जी कितनी थी, 20 किलो वोल्ट वाली थी। अब इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ने कितनी लूज करी है, यहां पर बोला है 5%। तो भैया ओहो सॉरी, तो यहां पर आपको करना क्या रहेगा कि ये 5% एनर्जी निकाल लीजिए, तो 5% ऑफ 20 निकालिए, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो आप निकालेंगे 5% ऑफ 20 आएगा 5 इंटू 20/100, तो ये आएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस खत्म कहानी, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी निकाल ली, तो 12400 डिवाइड बाई 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे किया, यहां पर वही सब निकाला, π/100 इंटू 20, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहां पे पुश किया, 1240/1 इंटू 10⁻3 नैनोमीटर में, तो ये 1240 नैनोमीटर आ गया, कहानी खत्म। बिल्कुल यही होता है। अब अगला सवाल देखिए, थोड़ा है, द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के अल्फा लाइन एमिटेड बाय अ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट 0.32 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ के बीटा लाइन एमिटेड बाय द सेम एलिमेंट। हाँ ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसमें क्या होने वाला है जरा देखिए।
ध्यान से देखिए क्या बोला है, द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के अल्फा लाइन। तो भैया के अल्फा बोला है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2। और यदि एक्सरे का सवाल है तो फॉर्मूला आपको 1 बाई लैम्डा बराबर जेड माइनस बी द होल स्क्वायर आर। मैंने आर लगाया था ना पहले सवाल में कि आर भूल गया था मैं, यदि भूल गया होगा तो आप लगा लेना भैया, नहीं तो पता लगा मैंने आर ही नहीं लिखा। अपॉन इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर के अल्फा के लिए आप इसको 1 और इसको 2 पुट करोगे, ये ब्रैकेट 1 बाई लैम्डा अल्फा बराबर जेड माइनस बी द होल स्क्वायर आर 1 माइनस 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। तो ये आपके पास में 1 बाई लैम्डा के लिए बन के आ गया। फिर बोला है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ के बीटा लाइन एमिटेड बाय द सेम एलिमेंट। यदि एलिमेंट सेम है तो आप एक बार फिर से लगाइए के बीटा के लिए 1 बाई लैम्डा बीटा जेड माइनस बी द होल स्क्वायर आर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर। 1 बाई 3 स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि ये है के बीटा, और के बीटा मतलब आपका ट्रांजिशन हुआ है 3 से 1 का, तो 3 और 1 लिख दिया, इसको सॉल्व किया और दोनों का आपने क्या ले लिया, रेशो ले लिया। एलिमेंट सेम है इसलिए जेड माइनस बी वगैरह सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। और यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा लैम्डा बीटा अपॉन लैम्डा अल्फा दिया था, इन दोनों को कंपेयर कर लिया। ये सवाल जो ये वाला सवाल है इसको आप एक बार और देख लेना, ठीक है। यदि चाहिए तो मैं इस सवाल को यहां पर वापस से ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर मैं सॉल्व कर देता हूं। एक बार सवाल को देख लीजिए, सवाल क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के अल्फा लाइन इज एमिटेड बाय 0.32 एंगस्ट्रॉम दे रखी है और के बीटा की पूछी है। तो मैं बोला ठीक है, तो के बीटा के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। देखो यहां पर आपके लिए खाली जगह कर दी है तो अब कर लेते हैं, कैसे होगा। तो देखो आपने लिखा के अल्फा के लिए, तो आपने लिखा भैया 1 बाई लैम्डा ऑफ अल्फा बराबर जेड माइनस बी द होल स्क्वायर आर। के अल्फा है तो आपने लिखा 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस का 1 बाई 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाई लैम्डा अल्फा आपके पास में निकल के आ रहा है जेड माइनस बी द होल स्क्वायर आर। 1 माइनस 1 बाई 4 मतलब आएगा 3 बाई 4। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पर लैम्डा अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है तो यहां से आपको जेड माइनस बी की वैल्यू मिलती है बेसिकली, और कुछ नहीं है। ये जो किया जाता है पहली लाइन जो दी जाती है वो इसी के लिए दी जाती है। अब आप के बीटा के लिए लगाइए, तो के बीटा के लिए जब आप लगाओगे तो फॉर के बीटा क्या लिखोगे, 1 बाई लैम्डा बीटा बराबर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर आर। के बीटा है मतलब आपका होगा ट्रांजिशन 1 से लेकर के 3 वाला, तो आपने इसको किया तो ये आएगा कितना, 1 बाई लैम्डा बीटा बराबर जेड माइनस बी द होल स्क्वायर आर, और ये आएगा 1 माइनस का 1 बाई 9। 1 माइनस का 1 बाई 9 मतलब कितना आएगा, 8 बाई 9। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और आपस में डिवाइड कर दीजिए। किसको किसको, 1 बाई 2 को मैंने डिवाइड किया 1 बाई 2, तो आपको मिलेगा 1 बाई लैम्डा अल्फा होल डिवाइडेड बाई 1 बाई लैम्डा बीटा बराबर जेड माइनस का बी का होल स्क्वायर आर 3 बाई 4 होल डिवाइडेड बाई जेड माइनस का बी होल स्क्वायर आर, ये आ रहा है 8 बाई 9। अब देखो इस कहानी के अंदर में क्या है, एलिमेंट आपका सेम है तो इसलिए जेड और बी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है वो एलिमेंट कोई बदलवा दे। अब यहां पर देखिए आपको कैंसलेशन करना है, तो जेड माइनस बी का होल स्क्वायर ये पूरा कटेगा, आर से ये आर पूरा कटेगा, 9 जाएगा ऊपर और 4 आएगा इसके नीचे। मैंने बोला बिल्कुल सही है। लैम्डा बीटा जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो आपके पास में बचेगा लैम्डा बीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा अल्फा बराबर 9 तिया 27 और 8 चौक 32। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, यस और नो, मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो लैम्डा बीटा बराबर आएगा लैम्डा ऑफ अल्फा इंटू 27 अपॉन 32। लैम्डा अल्फा की वैल्यू थी 0.32 एंगस्ट्रॉम, तो 0.32 डाल लीजिए। सो आप 0.32 डाल के जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा ऑफ बीटा मिलेगा कितना, 0.27 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द आंसर। ये तरीका है और कुछ नहीं है, क्लियर है, आराम से कर सकते हैं। ऐसे सवाल इसमें बनने की उम्मीद रहती है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सो हैंस योर एक्सरे चैप्टर माना, टॉपिक माना, जो भी माना, पूरा का पूरा यहां पर आज के एक ही 1 शॉर्ट लेक्चर के अंदर में मैंने फिनिश कर दिया है। सो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पूरा जो टॉपिक था वो यहां पर समझ में आया होगा। एक्सरे बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं।
एक्सरे में बीच में जो मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में काफी समय दिया, आई नो दैट कि मेरे को इतना समय तो नहीं देना चाहिए जितना मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है, लेकिन क्या है देखो मैं आदत से मजबूर हूं कि देखो मेरा काम है कि भैया ईमानदारी से आप लोगों को चीजों को एक्सप्लेन करना, ऐसा नहीं करना है कि भैया खाना पूर्ति के लिए कुछ एक टॉपिक बता दिया और छोड़ दिया। हाँ, जहां पर सच में ऐसा है कि भैया इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि मैं एडवांस में बता रहा हूं थोड़ा बहुत, तो वहां पर जैसे मैंने एब्जॉर्प्शन वाला बताया, इक्वेशन को ध्यान रखना है, हो सकता है भूले भटके सवाल बन जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरा एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस में क्या था, वो न्यूक्लियस के पास में आने के कारण उसकी एनर्जी लॉस हो रही थी, और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो रहा था कि भैया उसने इलेक्ट्रॉन को जंप मरवा दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन से टकराया और इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया, उसके कारण ऊपर से इलेक्ट्रॉन जब नीचे कूदा तो उसके कारण एक्सरे यहां पर प्रोड्यूस हो रही, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, बस इतना ही खेल है और कुछ भी नहीं है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात करेंगे हम लोग आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.